सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम 180 बाय 180 सीरीज ऑफ नीट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक ऐसा चैप्टर करेंगे जो आपकी पूरी केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, नीट केमिस्ट्री का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आई रिपीट, माना जाता है नहीं। आज आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम इस तरीके से करा दिया जाएगा कि जो आपके मन में आयोनिक इक्विलिब्रियम को लेके डर है, आज उसको मैं मोहब्बत में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक बात है। तो आज के बाद आप आयोनिक इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे जो आज तक 2024 तक नीट के एग्जाम में आए हैं, या जो 2025 में जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आएगा, या 2026 में देने जाओगे, या 2040 में देने जाओगे, जब भी आप एग्जाम नीट का देने जाओगे, आज के लेक्चर के बाद आप आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन उड़ा के करके आओगे। देख के ही बताओगे कि अच्छा इसको ऐसा सॉल्व करना है। आज आपको इस लेवल से, इस सिंप्लिसिटी से, इस प्यारे तरीके से करा दिया जाएगा। एकदम बेसिक से उठाऊंगा, किसी को कुछ भी नहीं आता तब भी काम चलेगा। एकदम बेसिक से उठा के नीट के एकदम एक्सट्रीम तक लेके जाऊंगा। ठीक बात है। ठीक है, शुरू करें। तो चलो यार शुरू करते हैं 180 बाय 180 सीरीज ऑफ नीट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। राइट, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा होल्ड करके करेंगे, है ना। इसके बाद हम ऑर्गेनिक को पहले शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक को करेंगे, फिर बीच में रिडॉक्स कर लेंगे। फिजिकल बहुत ज्यादा कर लिया हमने, थोड़ा ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं, है ना। तो माइंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा चलो बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम की। हम सर केमिकल इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, और इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक ऐसी स्टेज जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, उस स्टेज, उस रिवर्सिबल रिएक्शन की उस स्पेशल स्टेज को हम बोलते हैं द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट। अच्छा, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि जब केमिकल चेंजेस हो रहे हो उसके बीच में इक्विलिब्रियम जब अटेंड होता है तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम भी किया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जिसमें सिर्फ फेस चेंज अकर हो रहा हो, कि बस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे वाटर, मतलब जैसे बर्फ आपकी पानी में कन्वर्ट हो रही है, बर्फ आपकी पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो बस फेस चेंज हो रहा है इधर भी H2O के फॉर्म में, उधर भी H2O के फॉर्म में, बस फेस चेंज हो रहा है। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में फेस चेंजेस होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है यार, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम, है ना, उसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। सिंपल बात कर रहा हूं, एकदम सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है यार, जब आयंस के साथ हमारा इक्विलिब्रियम हो, जब आयंस के साथ सर हमारा इक्विलिब्रियम हो, तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब सर आयंस कहां कहां बन सकते हैं। देखो, आयंस 3 तरह की चीजें बना सकती है। एक तो एसिड आयन बनाते हैं, है ना। आयन कौन कौन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, बेस हमारे OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, और सॉल्ट के पास तो कटायन और एनायन दोनों ही होते हैं। राइट। अच्छा, तो अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है कि आयंस के साथ, आयंस के अंदर, मतलब जब आयंस किसी रिएक्शन में आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो उसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंडर पढ़ते हैं। राइट। अच्छा, तो अब आयंस, आपको पता है आयंस को जन्म देने वाली हमारे पास 3 प्राणी हैं। एक है एसिड जो कि H+ आयन देता है, एक है बेस जो कि OH नेगेटिव आयंस देता है, और एक है सोल्ट जो कि कटायन और अनायन से मिलकर बना होता है। तो जब उसको पानी में डालते हैं तो कटायन और अनायन देता है। तो ठीक है, तो आपको पता है सर कि आयंस को जन्म देने वाली हमारे पास 3 चीजें हैं, एसिड, बेस एंड सोल्ट, और इनके बारे में ही बस हमें इस पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। एक बार हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोटा मोटा हम पीएच निकालना ही सीखते हैं कि इस एसिड का, इस एसिडिक सॉल्यूशन का, या इस बेसिक सॉल्यूशन का, या 2 एसिड को मिला दे फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, या एक एसिड एक बेस को मिला दे तब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। ये सारी बातें हम करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं सोल्ट के बारे में, जिसमें हम सोलिबिलिटी
प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो कुल मिला के पूरी इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमें एसिड, बेस और सोल्ट के इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि आयंस बनाने वाली तीन ही चीजें हमारी दुनिया में है हमारे लिए केमिस्ट्री के तौर पे, कि एसिड है, बेस है और सोल्ट, राइट। एसिड है, बेस है और सोल्ट है। तो इस पूरे चैप्टर में एसिड, बेस और सोल्ट के बारे में ही बात हो रही होगी। पहले हम सबसे पहले एसिड और बेस का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड चीजें देखेंगे और लास्ट में सोल्ट के इक्विलिब्रियम को देखेंगे जिसमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो हमें पता लग गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि आयंस के साथ जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो तब उसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयंस को पैदा करने वाली हमारे पास तीन चीजें हैं, एसिड, बेस एंड सोल्ट। और इन एसिड, बेस, सोल्ट को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, जिसको हम ज्यादा डिटेल में वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, इन सबको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वैसे सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या है, एक ऐसे कंपाउंड जिसको जब पानी में डालते हैं तो टूट जाते हैं, है ना, जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, उन टाइप के कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, तो अब एसिड, बेस और सोल्ट इन सबको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं, क्योंकि पानी में टूट जाते हैं इजिली। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रोलाइट को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं सर। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जो मैं जैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो एक पानी है, इस पानी में अगर मैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूं जिसको जैसे ही मैंने इसमें डाला हो पूरा का पूरा कंप्लीटली कटायन और एनायन में टूट जा रहा है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो। जैसे कि इस पानी में अगर मैं नमक डाल दूंगा, NaCl डाल दूंगा, तो पूरा का पूरा सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, है ना। और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो पूरा 100% नहीं टूटते, कि मान लो 60% टूट गया, 40% अभी भी बचा का बचा ही है ना। उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसका अल्फा हमारा लगभग 100% हो, जैसे कि NaCl कंप्लीटली आपका Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। आगे दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम हो, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम हो, जैसे कि AgCl। तो AgCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम है ना, तो A इसलिए आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अब सर अगर मैं आपसे कॉमन सेंस से एक सवाल पूछूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम अटेंड होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप रिएक्शन भी देखो ना, तो मैंने सिर्फ एक ही एरो बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में टूटेगा वो तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बना देगा ना, पूरा का पूरा 100% सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव बना देगा, रिएक्टेंट कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन तो वो होती है ना जिसमें रिएक्टेंट भी कुछ ना कुछ बचा हुआ हो और प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है ना, जिसमें प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बना हुआ हो, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों हो, उसी को तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो ही नहीं करते, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं शो करते तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करते। मतलब हमें जितनी भी बातें पढ़नी है इस चैप्टर में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही पढ़नी है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर होती हैं, कि कुछ प्रोडक्ट बनता है और कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी अभी बचा होता है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो तब हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन अकर होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है। क्या अभी तक हम समझे? अभी तक सर हमें समझे कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब आयंस के साथ इक्विलिब्रियम हो, एक ऐसी रिएक्शन हो जिसमें हमारे आयंस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अच्छा, अब आयंस पैदा करने वाली तीन चीजें हैं, एसिड, बेस और सोल्ट। एसिड, बेस और सोल्ट को कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारा फर्दर दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट में कुछ बचा ही नहीं होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी आफ्टर द रिएक्शन बचा होता है। तो इसमें मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, और उसी के केस में इक्विलिब्रियम अटेंड किया जा सकता है।
राइट, मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, चलो चलो अब आगे बात करते हैं। देखो सर, अब सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर को दो पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो। पहला एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले एसिड बेस खत्म कर लेंगे, है ना, एसिड बेस के बारे में जितनी भी चीजें वो खत्म कर लेंगे, बाद में सोल्ट आएगा। तो दो पार्ट्स में, जिसमें एसिड बेस वाला पार्ट ही थोड़ा बड़ा है, सोल्ट वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस की। देखो यार, अब जो आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम में ना, आपको वैसे आइडिया होगा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, है ना, बहुत सारे 15 20 25 ऐसे फॉर्मूलेस हैं, और कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, यही आयोनिक इक्विलिब्रियम का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इस सीरीज में, सीधा लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। चाहूं तो क्योंकि कराने तो क्वेश्चन मुझे उतने ही है ना, कराने क्वेश्चन मुझे 6 साल के ही हैं। अगर मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा तब भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा, चाहे मैं लास्ट में कराऊं तब भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा। तो मेरे लिए उसमें कोई ये नहीं है कि मेरे एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। मैं फिर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्यों नहीं कराता हूं, क्योंकि जब मैं अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा ना, लेट्स से मैंने बफर सॉल्यूशन का आपको क्वेश्चन कराया, बफर सॉल्यूशन आपको टॉपिक पढ़ा दिया, और उसके जस्ट बाद ही मैंने बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन ले लिए, तो आपको तो माइंड में पहले से ही पता होगा ना कि ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो जो नीट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कहां पे क्या अप्लाई करना है, वो तो मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए मैं इस सीरीज में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, जो कि आप में से कुछ लोगों ने बोला भी था कि टॉपिक वाइज करा दो। मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि क्या आपके लिए नुकसानदायक है, क्या आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए वो चीजें करता हूं। अगर मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा तो आपको मजा तो आ जाएगा, बट लास्ट में जब आप नीट का पेपर देने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या लगाऊं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, क्योंकि मैं तो टॉपिक वाइज करा दिया। आपको पहले से पता था कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। पहले से पता ना होना, खुद दिमाग लगा के सोचना है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है नीट में। इसलिए सबसे पहले मैं पूरी थ्योरी कराता हूं, लास्ट में एक साथ क्वेश्चन कराता हूं कि आप खुद से सोचो कि एक क्वेश्चन किसका है। समझ रहे हो बात? चलो अच्छा, अब यार आयोनिक इक्विलिब्रियम में ना बहुत सारे आपके फॉर्मूलेज हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के अभी हम आगे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका फॉर्मूला अलग है, वीक एसिड है तो उसका फॉर्मूला अलग है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका फॉर्मूला अलग है, वीक बेस है तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो सबसे पहली बात कि अगर मुझे पता, पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कहां कौन सा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, तभी तो मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। और कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके लिए पहली बात मुझे क्या ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, या कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरा, कौन सा वीक एसिड है, तब तक मैं डिसाइड कैसे कर पाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से आपके पास वीक एसिड है। आपको पहचान करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला अलग है, वीक एसिड का फॉर्मूला अलग है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि जो आपको नीट के एग्जाम में कंपाउंड दिया हुआ है वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तब तक आप डिसाइड कैसे कर पाओगे कि इधर कौन सा फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लगाऊं कि वीक एसिड वाला। राइट, समझ रहे हो? अच्छा, तो मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड, कौन से वीक बेस है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है। राइट, अच्छा, तो मैं वो आपकी पहचान जल्दी जल्दी करा देता हूं, सिंपल सा काम। देखो, आपके एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके सिलेबस में 6 ही हैं। जैसे कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं आपके सिलेबस में? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HClO4, HCl, HBr, HI, ये 6 ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसके अलावा बाकी कुछ भी लिखा हुआ हो एसिड में, वो आपके सारे के सारे वीक एसिड ही हैं। तो बताओ पहचानना इजी हो गया कि नहीं? बस ये 6 अगर कहीं आपको नीट के क्वेश्चन में दिख जाए तो मतलब वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाले फॉर्मूले लगेंगे। और इसके अलावा कोई भी एसिड दिख जाए वो आपका वीक एसिड। सिंपल सी बात है, तो कुछ याद करने वाली बात नहीं है। बस ये 6 आपको पता हो कि ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसके अलावा कोई भी एसिड लिखा हुआ हो वो आपके लिए वीक एसिड ही है, उसमें आपको वीक एसिड वाले फॉर्मूले लगाने है ना। कोई भी एसिड, रेस्ट ऑल, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लो, HClO3 ले लो, HF ले लो, HCN, बोरिक एसिड ले लो, कोई भी ले लो। मैं कह रहा हूं कि इन 6 के अलावा कोई भी एसिड हो वो सारे के सारे आपके लिए वीक एसिड है।
मतलब आपको सिंपली ये समझ आ रहा है कि इन 6 में से अगर कोई आपके नीट के क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वाले फॉर्मूले लगाने हैं, और इसके अलावा कोई भी एसिड दिख रहा है तो आपको वीक एसिड वाले फॉर्मूले ही लगाने हैं। क्लियर बात है। अच्छा, इसी तरह सर आपका बेस भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपके सिलेबस में कौन से हैं? पहला है ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 1 में क्या होता है? ग्रुप 1 में आपका क्या क्या होता है? लीना की रब से फरियाद, है ना, लीना की रब से फरियाद। तो ये आपके होते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर, है ना, अल्कली मेटल्स। तो इसके जो हाइड्रोक्साइड है, बस लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस आपके सिलेबस में है? ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा ग्रुप 2 में क्या बचा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो कार स्कूटर बाप बचा, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ए यार बस ए 7 जो हैं, 4 ए रहे, 3 ए रहे। पहले ग्रुप से 4 कंपाउंड ऐसे, दूसरे ग्रुप से 3 कंपाउंड ऐसे, यही आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा फालतू में कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे ए बेस है आपका, ए बेस है, ए बेस है, ये कुछ भी लिखा हुआ हो, इन 7 के अलावा कोई भी बेस लिखा हुआ होगा वो आपके लिए वीक बेस है। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। मतलब आपको सिंपली ये समझ आ रहा है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान करनी हो, या वीक एसिड या वीक बेस की पहचान करनी हो, तो सिंपल सा एक फंडा है, इससे सिंपल तरीके से नहीं बता सकता मैं, है ना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कम से कम मेमोरी में हो जाएगा काम, है ना। अच्छा, ये अगर इन 6 में से कोई दिख गया तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा कोई भी दिख गया, कुछ भी दिख गया, वो हमारे लिए वीक एसिड है। इन 7 के अलावा, ये 7 हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इन 7 के अलावा कोई भी बेस दिख गया वो हमारे लिए वीक बेस है। तो आई होप हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस को पहचानना आ गया कि 6 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर ये कहीं दिखेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले फॉर्मूले लगाएंगे, उसके अलावा बाकी सब में वीक एसिड वाले फॉर्मूले। इसी तरह बेस के बारे में हमें पता लग गया कि अगर ये 7 बेस दिख गए, NaOH, KOH, है ना, RbOH, CSOH, ये सब हमें दिख गया, तो हम उधर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके अलावा कोई भी दिख गया, इन 7 के अलावा कोई भी दिख गया, तो उसमें हम वीक बेस की तरह ट्रीट करके वीक बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस की पहचान करनी आई होप आ गई। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पार्ट। सबसे पहला पार्ट है आपकी एसिड बेस थ्योरी। देखो आपके सिलेबस में ना 3 लोग आए थे जिन्होंने तीन थ्योरी दी थी एसिड बेस के बेस कि एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए 3 लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी थी। एक आए थे आर्नियस भाई साहब, दूसरे आए थे ब्रोंस्टेड भाई साहब, और तीसरे आए थे ल्यूस भाई साहब। उसको ल्यूस को वैसे मैं प्यार से लेविस ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे लेविस बोलना अच्छा लगता है। बाकी आप चाहो ल्यूस बुला लो या लेविस बुला लो, आपकी मर्जी, है ना। मैं प्यार से लेविस ही बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लेविस बोलना, है ना। वैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन ल्यूस है ना। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एसिड बेस थ्योरी क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तोप कोई चीज नहीं है, हल्की हल्की सी बातें ही हैं। तो सबसे पहले एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहली जो थ्योरी थी वो आर्नियस ने दी थी। तो आर्नियस का कंसेप्ट क्या बोलता था? आर्नियस का कंसेप्ट ये बोलता था, पहली बात, आर्नियस भाई साहब ने वाटर को अपना सोलवेंट माना था। इन जितनी भी थ्योरी है ना, इन सब ने बस इतना ही काम किया है कि एसिड और बेस की अपनी अपनी डेफिनेशन दी है सबने। किसी ने एसिड को किसी वे में एक्सप्लेन किया है, किसी ने एसिड को किसी वे में, और किसी ने एसिड को किसी वे में। इन तीनों ने एसिड और बेस की अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, इसीलिए 3 आपकी एसिड बेस की थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आपकी थ्योरी थी आर्नियस की थ्योरी। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसको आर्नियस कंसेप्ट बोलते हैं। पहली बात आपको दिमाग में रखना है सर कि आर्नियस ने वाटर को अपना सोलवेंट मानते हुए पूरी थ्योरी दी थी, कि इन्होंने अपनी थ्योरी का जो बेस माना था कि उसमें मैं सोलवेंट को वाटर ही फिक्स रखूंगा, राइट। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला सर कि इन्होंने ये बोला कि एसिड हमारा ओ होता है जो कि H+ आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन। मतलब कोई भी, इन्होंने ये बोला कि एसिड ओ होता है जिसको हम किसी भी जिसको हम पानी में जब डालते हैं, अगर कोई सब्सटेंस पानी में डालने से H+ रिलीज कर दे रहा है तो वो हमारा एसिड कहलाएगा, और जो सब्सटेंस हमारा पानी में डालने से OH नेगेटिव दे रहा है वो हमारा बेस कहलाएगा। मतलब इन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या बोली? इन्होंने ये बोला एसिड O होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में, और बेस O होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में।
ठीक बात है, ये बात इन्होंने बोली थी। जैसे कि HCl सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, ये हमारे क्या है, ये ऐसे हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो H प्लस देंगे ना। जब एसिड को HCl को पानी में डालोगे तो H प्लस Cl नेगेटिव देगा, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालोगे तो 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा, है ना। एसिटिक एसिड को डालोगे तो CH3CO नेगेटिव और H प्लस देगा। तो ये सारे H प्लस आयन देते हैं जब इसको हम पानी में डालते हैं, राइट। तो ये हमारे आर्नियस एसिड कहलाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि आर्नियस एसिड होते हैं जिसको जब हम आर्नियस ने बोला कि जिस भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालें, अगर वो H प्लस रिलीज कर रहा है तो हमारा एसिड कहलाएगा, और अगर वो हमारा OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है तो हमारा बेस कहलाएगा। जैसे NaOH को पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा, LiOH को डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा, है ना। ये सारे आपके OH नेगेटिव आयन पानी में देते हैं तो ये आपके बेस कहलाएंगे। सिंपल सी बात इतनी बोली थी कि एसिड होते हैं जो कि H प्लस आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, बेस होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में। इतनी सी बात बोली थी आर्नियस भाई साहब ने, ठीक है। अच्छा, तो इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन तो यही है सर कि डिफाइंड ओनली इन वाटर सोलवेंट, कि इन्होंने सिर्फ वाटर एज ए सोलवेंट के लिए ही डिफाइन किया था कि मेरे पास जो सोलवेंट है ये अगर पानी है उसके लिए ही इनकी थ्योरी डिफाइंड थी। अगर इस वाटर की जगह मैं अल्कोहल ले लूं तो इनकी थ्योरी डिफाइंड ही नहीं थी, है ना। मतलब बस इन्होंने एक फिक्स टाइप के सोलवेंट के लिए ही अपनी थ्योरी बताई थी। यूनिवर्स में जितने भी सोलवेंट है उन सबके लिए नहीं बोली थी। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बाउंडेशन करके बोला था, राइट। तो पहली लिमिटेशन तो इनकी यही है कि डिफाइंड ओनली इन वाटर सोलवेंट। अगर मैं सोलवेंट चेंज कर दूंगा तो इनकी थ्योरी खत्म हो जा रही थी, थ्योरी इनकी कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही थी, है ना। आगे दूसरी लिमिटेशन ये है इनकी कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सब का एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात पढ़ाई हुई है कि जैसे आपको मैंने बोला था कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने आपको ये निकालना सिखाया था कि जिस पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। तो दैट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता था। तो इसका ए हमारा ज्यादा एसिडिक नेचर का है, राइट। तो हमें ए समझ आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आर्नियस ने तो ये बोला कि वही सॉल्यूशन जिनको बस हम वही सब्सटेंस जिनको जब हम पानी में डालते हैं अगर वो H प्लस रिलीज करते हैं उन्हीं को हम एसिड बोलेंगे। तो मतलब आर्नियस ने तो ये बोला कि जिनके पास H प्लस आयन होगा देने के लिए बस वही एसिड कहलाएंगे। लेकिन जो कि वो बात गलत है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई H प्लस नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन H प्लस देने वाली टेंडेंसी नहीं है, फिर भी इसमें एसिडिक कैरेक्टर है। तो आर्नियस ने उन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं किया था कि जिनमें H प्लस ना हो बट फिर भी उनमें एसिडिक कैरेक्टर है। आर्नियस के अकॉर्डिंग तो बस वही आपके एसिड होंगे जो H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी एसिडिक नेचर होता है, तो उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। मतलब एप्रोटिक सब्सटेंस मतलब एप्रोटिक का मतलब क्या होता है यार? देखो, H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन, H प्लस को हम प्यार से क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, है ना। H प्लस को ही हम प्यार से प्रोटॉन बोल देते हैं क्योंकि H प्लस में सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो है ना। इलेक्ट्रॉन तो जीरो है, जीरो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें बस प्रोटॉन ही है, तो इसको H प्लस को हम प्यार से प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो दो तरह के एसिड होते हैं, एक प्रोटिक एसिड, एक होते हैं एप्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो कि H प्लस आयन देते हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि ये सारे आपके H प्लस आयन देते हैं सॉल्यूशन में, तो ये सारे आपके प्रोटिक एसिड हैं, ये सारे आपके प्रोटिक एसिड हैं। और ओ एसिड जो कि एसिड तो है लेकिन वो H प्लस नहीं देते, वो हमारे एप्रोटिक एसिड होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एसिडिक कैरेक्टर तो है लेकिन इसमें H प्लस देने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये हमारा एप्रोटिक एसिड है ना। तो एप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते लेकिन फिर भी उनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। अच्छा, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, इन सबको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दो लिमिटेशन थी कि पहली बात इन्होंने इनकी थ्योरी सिर्फ सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट के लिए ही डिफाइंड थी, अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा तो इनकी थ्योरी डिफाइंड नहीं थी। और दूसरी बात एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने, ठीक बात। अच्छा, दूसरा उसके बाद दूसरे भाई साहब आए थे जिनका नाम था आपका ब्रोंस्टैंड भाई साहब, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था ब्रोंस्टैंड, जिसको हम प्यार से ब्रोंस्टैंड लोरी कंसेप्ट बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। तो ब्रोंस्टैंड लोरी का कंसेप्ट क्या बोलता था? पहली बात, इन्होंने
इनकी जो थ्योरी थी सब सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड थी। मतलब जो आर्नियस की एक लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ आर्नियस की थ्योरी वाटर सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड थी, इस लिमिटेशन को इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि इनकी थ्योरी हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड थी कि चाहे आप वाटर ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे एसीटोन ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, इनकी थ्योरी हर एक के लिए डिफाइंड थी, राइट। अच्छा, तो ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? ब्रोंस्टन ने बोला था कि एसिड वो होता है जो कि H+ आयन देता है किसी भी सॉल्वेंट में, और बेस वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है H+ आयन इन एनी सॉल्वेंट, है ना। मतलब इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी H+ को ही बेस मान के बनाई थी कि एसिड वो होते हैं जो कि H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो कि H+ लेते हैं। आर्नियस ने H+ और OH नेगेटिव दोनों को लिया था कि एसिड वो होते हैं जो कि H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। इन्होंने H+ के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टन ने H+ के अकॉर्डिंग ही दोनों की डेफिनेशन दे दी कि एसिड वो होते हैं जो कि H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो कि H+ एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग एसिड ओ होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो H+ को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, प्रोटॉन का दान यानी कि H+ का दान करने की टेंडेंसी रखते हैं, और बेस वो होते हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी कि H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और इन एनी सॉल्वेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इन एनी सॉल्वेंट, इसमें मैंने इन एक्वस सॉल्यूशन बात की थी, है ना। आर्नियस की, क्या आर्नियस का जो एसिड की स्टेटमेंट है और ब्रोंस्टन की एसिड की स्टेटमेंट है, क्या वो सेम है? नहीं, 90% सेम है, 10% डिफरेंट है। कि आर्नियस ने भी ये बोला था कि एसिड वो होता है जो कि H+ आयन देता है सॉल्यूशन में, ब्रोंस्टन ने भी ये बोला था कि एसिड वो होता है जो कि H+ आयन देता है सॉल्यूशन में, लेकिन दोनों ने सॉल्वेंट के बेस में अलग अलग है ना दोनों की डेफिनेशन। आर्नियस ने बोला था कि एसिड ओ होते हैं जो कि H+ आयन देता है सिर्फ वाटर सॉल्वेंट में, लेकिन ब्रोंस्टन ने ये बोला था कि एसिड ओ होता है जो कि H+ आयन देता है किसी भी सॉल्वेंट में, राइट। इधर से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है। और बेस की डेफिनेशन तो बिल्कुल ही अलग है कि आर्नियस की बेस की डेफिनेशन है कि जो कि OH नेगेटिव आयन देता है, और ब्रोंस्टन की बेस की डेफिनेशन है जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। तो बेस की डेफिनेशन तो में 0% सिमिलैरिटी है ना। एसिड की डेफिनेशन में तब भी 90% सिमिलैरिटी है, लेकिन 100% फिर भी नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है। तो आर्नियस ने बोला था यार जो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हमारे एसिड, बेस हो जो OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हमारे बेस। ब्रोंस्टन ने क्या बोला था, जो कि H+ आयन देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में हमारे एसिड, बेस हो जो कि एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन इन एनी सॉल्वेंट, वो हमारे बेस होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, देखो जैसे अब देख लेते हैं, जैसे ए हमारा HCl एसिड है, अमोनिया हमारा बेस है, हमें पता है ना, अमोनिया में लोन पेयर है, तो ये हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये हमारा एसिड है, ए हमारा बेस है। तो एसिड और बेस, एसिड बेस हमें पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा सोल्ट बनाते हैं ना, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो इस केस में जो हमारा सोल्ट बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl बनेगा, NH4Cl है हमारा सोल्ट बनेगा। तो NH4Cl को हमने ऐसे लिख दिया NH4 + Cl नेगेटिव, है ना, ऐसे हमने लिख दिया। अच्छा, तो देखो जब एसिड और ब्रोंस्टन का कंसेप्ट ए बोलता था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो हमें दो चीजें मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कि एसिड जब आपका H+ आयन को रिलीज कर देता है, तो H+ आयन को रिलीज करने के बाद जो बचता है उसको हम प्यार से कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कि जैसे HCl हमारा H+ आयन को जब दे देगा, H+ आयन का लॉस कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ Cl नेगेटिव। तो HCl का मतलब HCl जब H+ आयन देने के बाद जो उसके पास जो चीज बचती है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। मतलब HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, Cl नेगेटिव। और अमोनिया क्या करता है, ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग बेस क्या करता है, जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। तो बेस जब H+ आयन को एक्सेप्ट करके जब कंपाउंड बनाता है, जैसे अमोनिया इधर हमारा बेस है, जब ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम प्लस बना देगा। तो जब बेस H+ आयन को एक्सेप्ट करके आपका चीज बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, राइट। मतलब एसिड बेस, आप ब्रोंस्टन ने बोला कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर बनाते हैं।
कॉन्जुगेट, एक जोड़े में आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता हुआ दिखता है। ये बात बोली थी ब्रोंस्टेड ने। मतलब इधर से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। आपसे नीट में पूछते हैं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा या इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो कैसे बताएंगे, किसी हमारे पास कोई एसिड दिया हो, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, बस उसमें से H+ निकाल के। जब हम एसिड में से H+ रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो चीज बचती है वो हमारा कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। और किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, जब किसी बेस में हम H+ डाल देते हैं तब जो चीज बनती है वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। मतलब सर सिंपल सी बात यह है कि कॉन्जुगेट बेस कैसे अगर हमें किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करना होगा, कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड बाय H+ रिमूव। H+ को अगर हम रिमूव कर देंगे एसिड में से तो हमारा उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस का जन्म हो जाएगा। और अगर किसी बेस का अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो उसमें H+ ऐड कर दोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है यार कि अगर आपको बोल दें कि कोई भी आपको एक सब्सटेंस दे दे, उसका बोल दें कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप बस उस सब्सटेंस में H+ को ऐड कर दो, उस सब्सटेंस में H+ को ऐड कर दो तो वो आपका उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा, राइट। अगर आपको किसी जैसे इस HCl का आपको पूछे कि HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो इसमें से बस H+ रिमूव कर दो। H+ रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, Cl नेगेटिव ही, तो Cl नेगेटिव HCl का कॉन्जुगेट बेस होगा। और अमोनिया का अगर आपसे बेस का अगर आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो बस इसमें H+ ऐड कर दो, तो H+ ऐड कर दोगे तो अमोनिया क्या हो जाएगा, NH4+, तो ये हमारा अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज का कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा तो H+ ऐड करेंगे, और किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा तो H+ को रिमूव करना है, सिर्फ इतना सही काम है, राइट। जैसे देख भी लेते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है ना, वाटर का अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करेंगे, वाटर का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ को रिमूव करेंगे, तो वाटर में से H+ रिमूव करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, OH नेगेटिव। तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अच्छा, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वाटर में H+ ऐड कर दो। वाटर में जब किसी में H+ ऐड करते हैं तो हमें कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, किसी से H+ निकालते हैं तो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलता है। तो अगर हमें वाटर का कॉन्जुगेट बेस बनाना था तो H+ हमने रिमूव किया, तो H+ रिमूव करेंगे तो OH नेगेटिव, तो मतलब वाटर का कॉन्जुगेट बेस हमारा OH नेगेटिव होता है। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, H+ ऐड कर दो, तो इसमें H+ ऐड करेंगे तो हमारा H3O+, ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा वाटर का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो बस H+ को रिमूव कर दो, अगर किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो H+ को ऐड कर दो, बस इतना ही काम करना है। जैसे आगे भी देख लेते हैं, इसका ये हमारे पास कंपाउंड है, लेट से इसका अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करेंगे, H+ को रिमूव कर दो, तो एक H+ को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा HPO4 2 नेगेटिव, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा इस सब्सटेंस का। और इसी सब्सटेंस का अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ ऐड कर दो, तो H+ ऐड कर दोगे तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा इसी सब्सटेंस का, राइट। इसी तरह इसका अगर देखें तो इसमें अगर H+ ऐड कर देंगे, H+ रिमूव कर देंगे तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा अमोनिया का, तो कॉन्जुगेट बेस अमोनिया क्या होगा, NH2 नेगेटिव। और अगर इसमें H+ ऐड कर देंगे तो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा अमोनिया का, है ना। H+ इधर हमने ऐड किया है, प्लस H+ किया है, क्लियर है ना। तो सिंपल सा काम है यार, बस H+ ऐड करोगे तो हमारा कॉन्जुगेट एसिड, H+ रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं। इसी तरह जैसे HCl है तो HCl में जब H+ को रिमूव करेंगे तो हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा HCl का Cl नेगेटिव। हालांकि इसकी बात हम इधर भी कर चुके थे क्या, लेकिन हम HCl का क्या हम HCl का कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं क्या, हमारा HCl हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, कभी आपने ऐसा देखा कि H2Cl, ऐसा तो नहीं होता ना। क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो आपका सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो मतलब HCl आपका H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि HCl का सिर्फ कॉन्जुगेट बेस बन सकता है, कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन सकता है,
राइट मतलब HCl का सिर्फ कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट करता है, कॉन्जुगेट एसिड हम HCl का नहीं बना सकते क्योंकि HCl आपका H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम को एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये सारी बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, वैलेंसी कोवैलेंसी ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो क्लोरीन आपका मोनोवेलेंट होता है और एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो HCl के साथ हाइड्रोजन के साथ बना ही हुआ है, तो एक और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट H+ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो H2Cl कभी भी नहीं बनाता है ना, एक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मतलब HCl का हमारा कॉन्जुगेट एसिड बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि कुछ चीजों का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बनाना पॉसिबल होता है, और कुछ चीजों का या तो कॉन्जुगेट बेस ही बन सकता है या कॉन्जुगेट एसिड ही बन सकता है। जैसे इसको देखें तो ए हमारा अब H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि H+ आयन रिलीज कहाँ होता है, जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का जो ए वाला पार्ट होता है इधर से तो H+ रिमूव होता है ना, ए तो हाइड्रोजन के कार्बन के साथ अटैच है, ए वाला हाइड्रोजन थोड़ा रिमूव होता है, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ए अभी हमारा ए है तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ए हमारे पास है, तो क्या इसके पास कोई भी ऐसी टेंडेंसी है H+ आयन को देने की? नहीं, इसके पास कोई भी H+ आयन को देने की टेंडेंसी नहीं है ना। तो ये हमारा H+ आयन रिमूव हो ही नहीं सकता इसमें से, क्योंकि इसके पास कोई H+ आयन देने को है ही नहीं। तो मतलब इस चीज का कॉन्जुगेट बेस नहीं हम बना सकते। ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है कि ये H+ आयन को एक्सेप्ट करके ए बना देगा, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन सकता है। मतलब कुल मिला के हमें ये समझ आ रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड दोनों बनाना पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका या तो कॉन्जुगेट बेस या सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड ही बन सकता है। ठीक है, अब इसी के बेस में कुछ एक चीज आपको बता रहा हूं, राइट। अच्छा देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है सर? एक ऐसी स्पीसीज जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती हो, बेस की तरह भी बिहेव कर सकती हूं। मतलब जो H+ को एक्सेप्ट भी कर सकती हो और H+ को डोनेट भी कर सकती हो, एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसी प्रजाति को हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, राइट। अच्छा मतलब एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक ऐसी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज गिव H+ आयन। मतलब जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती है कि H+ आयन को देगी तो एसिड की तरह एक्ट कर सकती है, और H+ आयन को एक्सेप्ट करेगी तो बेस की तरह एक्ट कर सकती है। मतलब एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है? जो H+ आयन दे भी सकती है और H+ आयन ले भी सकती है। मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। और अगर नीट के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछे कि इन चारों में से बताओ कौन एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, तो क्या हम बता पाएंगे? कैसे बता पाएंगे? अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कॉन्जुगेट बेस भी बन सकता है और कॉन्जुगेट एसिड भी बन सकता है, वो हमारा एम्फीप्रोटिक ही तो होगा, वो हमारा एम्फीप्रोटिक ही होगा। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉन्जुगेट बेस भी बना ले रहा है, कॉन्जुगेट एसिड भी, तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? H+ रिमूव करके। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? H+ गेन करके, H+ गेन करके। तो अगर कोई एक ऐसी चीज है जो कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बनाने की काबिलियत रखती है, राइट, कोई एक ऐसी चीज है जो कि H+ आयन देने की, H+ आयन लेने की, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाने दोनों की काबिलियत रखती है, वो हमारा एम्फीप्रोटिक कहलाएगा। मतलब सर ये जो हमारा वाटर था, ये जो ए सब्सटेंस है और अमोनिया, ये तीनों हमारे एम्फीप्रोटिक हैं, ये तीनों हमारे एम्फीप्रोटिक है। मतलब अगर हमें नीट में कभी भी चार कोई नीचे कंपाउंड देके आ जाए और पूछे इनमें से बताओ एम्फीप्रोटिक कौन है, तो बस ये देख लेना कि उन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बना सकता है। जैसे वाटर हमारा H+ आयन को एक्सेप्ट रिमूव भी कर सकता है, H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये हमारा मतलब वाटर हमारा कॉन्जुगेट बेस भी बना सकता है, कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकता है। तो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड दोनों बना सकता है वही हमारा एम्फीप्रोटिक होगा। दैट मींस कि वाटर इज हमारा एम्फीप्रोटिक इन नेचर। ए भी हमारा एम्फीप्रोटिक, ए भी हमारा एम्फीप्रोटिक। HCl क्या हमारा एम्फीप्रोटिक इन नेचर होगा? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा कॉन्जुगेट बेस बना सकता है, कॉन्जुगेट एसिड नहीं। इसी तरह ए भी हमारा एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बना सकता है, कॉन्जुगेट बेस नहीं। ठीक है, तो पहचानना बहुत ईजी है।
ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, एम्फीप्रोटिक बताना है कौन है, तो बस देख लो, जो अगर कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड दोनों बना सकता है वो हमारा एम्फीप्रोटिक होगा, उसके अलावा बाकी सारे हमारे नॉन एम्फीप्रोटिक हो गए, वो हमारे एम्फीप्रोटिक नहीं होंगे। मतलब ये जो हमने अभी एग्जांपल ली, इनमें से ये 3 आपके एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, H+ आयन को डोनेट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव कर सकते हैं। बाकी जो ये 2 हैं ये आपके एम्फीप्रोटिक की तरह बिहेव नहीं करेंगे। राइट, क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं ब्रोंस्टेड की लिमिटेशन क्या थी। ब्रोंस्टेड की लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन तो जो आर्नियस की थी, इसको तो इन्होंने खत्म कर दिया था कि इन्होंने सारे सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया था, लेकिन ए भी अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या SO3 का एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन ए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी एसिड O होता है जो कि H+ आयन देता है, तो क्या जिसमें H+ आयन देने की कैपेबिलिटी ना हो, क्या हो उसमें एसिडिक नेचर होता ही नहीं है? तो इन्होंने भी एप्रोटिक सब्सटेंस के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड SO3 इनका एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, इस पूरे थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको बनाना आना चाहिए। राइट, पहली बात उसकी डेफिनेशन बताओ कि बेस कॉन्जुगेट ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, ब्रोंस्टेड एसिड जो कि H+ आयन को देता है। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? H+ आयन को रिमूव करके। किसी चीज का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? H+ आयन को डाल दो उसमें, ऐसे आपका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाना आना चाहिए, मैंने 5 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी वैसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरी जो आपकी थ्योरी थी, लास्ट थ्योरी, उसको बोलते हैं ल्यूस थ्योरी, जिसको मैं प्यार से लेविस थ्योरी भी बोलता हूं। तो लेविस भाई साहब ने जो कंसेप्ट दिया था वो क्या था? लेविस का कंसेप्ट ये होता था कि इन्होंने ये बोला कि एसिड O होते हैं सर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस O होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ए आई थी मजबूत बात, ए आई थी तगड़ी बात। अभी तक जो पीछे वाले 2 लोग थे उन्होंने H+ इनके में ही फंसे हुए थे कि एसिड O होते हैं जो कि H+ देता है इन एक्वा सॉल्यूशन। ब्रोंस्टेड ने बोला H+ एसिड होता है जो कि H+ देता है इन एनी सॉल्वेंट, है ना। आर्नियस ने बोला कि बेस O होता है जो कि OH नेगेटिव आयन देता है, और ब्रोंस्टेड ने बोला जो कि H+ आयन लेता है इन एनी सॉल्वेंट, वो हमारा बेस होता है। तो मतलब आर्नियस और ब्रोंस्टेड जो है वो H+ या OH नेगेटिव आयंस में ही फंसे हुए थे कि एसिड या बेस H+ और OH नेगेटिव आयन पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद ल्यूस भाई साहब आए, इन्होंने बोला कि एसिड O होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर का दान यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करता है वो हमारा ल्यूस बेस कहलाता है, और जो दान को एक्सेप्ट करता है कि मुझे दे दो वो हमारा ल्यूस एसिड कहलाता है। सिंपल सी बात बोली थी कि लेविस ने बोला कि लेविस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर का दान एक्सेप्ट करते हैं, और लेविस बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करते हैं। राइट, मतलब लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा, अब एसिड अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू ल्यूस, तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कब करेगी? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अरे कोई चीज दान को एक्सेप्ट कब करेगी? जब वो गरीब हो ना, जब कोई गरीब हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो क्या एसिड वही होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनमें या जिनमें इलेक्ट्रॉन के लेने की तलब है ना, वही हमारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और बेस की तरह कौन बिहेव करेंगे? ल्यूस बेस की तरह कौन बिहेव करेंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन की अमीरी हो, क्योंकि जो अमीर होते हैं वही दान कर सकते हैं ना, जो अमीर होंगे वही दान कर सकते हैं। मतलब ल्यूस बेस के पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी होती है और ल्यूस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी होती है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की गरीबी कहां से आ सकती है? इलेक्ट्रॉन की गरीबी कटायंस के थ्रू आ सकती है। कटायन इलेक्ट्रॉन में गरीबी होते हैं क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कटायन एक्ट एज ए ल्यूस एसिड, पहली बात तो है। और कौन हमारे ल्यूस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं? जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते होंगे, तो उन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड जैसे BF3, BCl3, AlCl3, हालांकि इन सारी बातें हमने क्या नाम है
जब ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाए थे उधर भी मैंने आपको ये बोला था कि ये सारे आपके ल्यूस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। मैंने बोला भी था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में उसकी डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले आपके ल्यूस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। सिंपल से इतना ही सोचना है, अगर आपको बस पहचानना हो कि कौन ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन ल्यूस बेस की तरह, तो बस इतना ही तो देखना यार। जहां इलेक्ट्रॉन की गरीबी होगी वो हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की अमीरी होगी वो हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन की गरीबी कहां कहां होगी, मैं आपको ही सिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की गरीबी कटायन होगा तब इलेक्ट्रॉन की गरीबी है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या किसी के पास या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, किसी के पास खाली डी ऑर्बिटल हो। तो खाली डी ऑर्बिटल है तो भरना चाहेगा ना। तो जहां इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हो, जैसे कि SF4 है ना, SF4 में सल्फर आपका 3D सीरीज को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड में लाई करता है, तो इसमें 3D ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। तो SF4, PCl5, SiF4 ये सारे आपके थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो इसमें 3D ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। तो जिनमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल हो वो भी हमारे ल्यूस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उसमें अंदर उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाला जा सकता है, राइट। अच्छा, और मल्टी बॉन्डेड सिस्टम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड SO3 SO2, जैसे मल्टी बॉन्डेड सिस्टम मतलब क्यों इसको लेविस एसिड की तरह कहा जा सकता है, क्योंकि देखो जैसे मल्टी बॉन्डेड सिस्टम है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चलो बना ही लेते हैं। जैसे ये है आपका, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर डेल्टा नेगेटिव, इसके करके इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इसके करके इधर डेल्टा पॉजिटिव। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को चूस ले रहे हैं बाकी जो साइड में दो ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो ये हमारा जिन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमारा उसमें ल्यूस एसिडिक कैरेक्टर होगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, राइट। तो ये हमारे ल्यूस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट, कि जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो हमारे ल्यूस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। सिंपल सी बात इतनी है। और कहां कहां इलेक्ट्रॉन की कमी है और मैंने सारी टाइप्स आपको करा दी है कि कटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, या मल्टी बॉन्डेड सिस्टम हो। ये सारे के सारे हमारे ल्यूस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट। और ल्यूस बेस की तरह कौन बिहेव कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी हो। और इलेक्ट्रॉन की अमीरी कहां होगी, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, है ना, कि अगर जैसे कि एनायन, अगर एनायन होगा तो मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की अमीरी है उसके पास, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी है वो हमारा ल्यूस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब एनायन एक्ट एज ए ल्यूस बेस, है ना। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हमारे ल्यूस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिसमें लोन पेयर हो, जैसे कि अमोनिया। जैसे कि अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया है तो आपका न्यूट्रल, है ना, अमोनिया है तो आपका न्यूट्रल, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है। तो अमोनिया आपका न्यूट्रल है लेकिन इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर हो गए और लोन पेयर को अपना दान कर सकता है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल में ल्यूस एसिड के। तो जिनके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है वो भी हमारे ल्यूस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, वाटर, ये सब फलाना ढंग का। ठीक बात है, क्लियर है। तो हमें सिंपल इतना समझ आ रहा है कि एसिड क्या, ल्यूस एसिड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले कितने केसेस हैं, कटायन एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले के पास टेंडेंसी होती है, मल्टी बॉन्डेड सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये सारे हमारे ल्यूस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। ल्यूस बेस की तरह कौन एक्ट करेंगे, या तो एनायन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी होती है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, वो भी हमारे ल्यूस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात, चले आगे। चलो, तो इतना हमें समझ आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है सर। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्स कटायंस लाइक अमोनियम प्लस, है ना, H3O प्लस, PH4 प्लस, ये हमारे ल्यूस एसिड की तरह एक्ट नहीं करते। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कटायन हमारे ल्यूस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ कटायन ऐसे हैं जो कि जिनको हम फॉल्स कटायन बोलते हैं। फॉल्स कटायन मतलब कि नकली कटायन, कि देखने में हमें लग रहा है कि NH4 प्लस एक कटायन है, लेकिन क्या एक कटायन है। मैंने आपको ल्यूस ऑक्टेट रूल में कराया था कि जो
देखो कि मैंने आपको ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बना रहे थे तो उधर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से आ सकता है। अगर आप मेरे से पूरी सीरीज कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो आपको पहले से सुना हुआ है आपने मेरे से। जब सीधा कंगारू की तरह कूद के इधर आओगे तभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज सीरीज को फॉलो करोगे तो 180 नंबर में से 180 नंबर आएंगे। कंटिन्यूस फॉलो करोगे, सीधा कूद कूद के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देख लोगे, उससे काम नहीं होगा। राइट, अच्छा तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज दो चीजों करके आ सकता है। एक, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तब तो आ ही सकता है कि जब कैटायन बना ले, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक और तरीके से भी आ सकता है जब वो अपनी औकात से एक बॉन्ड ज्यादा बनाए। तो जो NH4+ है, NH4+ कैसे बनेगा? NH4+ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है ना, NH4+ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ए आपका है NH4+। तो NH4+ में क्या एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। जो इसमें NH4+ में ए आपके इसको मोलिकुलर फॉर्मूले में जो आप प्लस चार्ज देख रहे हो, ए प्लस चार्ज बस इतना बता रहा है कि नाइट्रोजन की औकात तो वैसे 3 बॉन्ड बनाने की ही है नॉर्मल, लेकिन वो अपनी औकात से एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो जब अपनी औकात से जितने बॉन्ड ज्यादा बनाता है उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे नाइट्रोजन की औकात वैसे 3 बॉन्ड बनाने की है तो अपनी औकात से एक ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, इस करके इस पे प्लस चार्ज आया। तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी करके नहीं आया, ये प्लस चार्ज आया कि वो एक बॉन्ड ज्यादा बना रहा है। तो इनको हम फॉल्स कटायन बोलते हैं कि देखने में आपको एक कटायन लग रहा है लेकिन ये कटायन नहीं है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये नहीं बता रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये बता रहा है कि इसने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि पॉजिटिव चार्ज दो तरीकों से आ सकता है केमिकल बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके तब तो कटायन बनेगा ही, और एक एडिशन ऑफ एक जब वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए अपनी औकात से। तो इस केस में जो NH4+ के केस में जो प्लस चार्ज है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के करके आ रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स कटायन की तरह एक्ट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो जिसमें कोई NH4+ में इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है तो ये हमारा लेविस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, है ना। मतलब जो भी फॉल्स कटायन होंगे वो हमारे ल्यूस एसिड की तरह एक्ट नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। उन पे जो पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअल में वो बस इतना बता रहा है कि उसने अपनी औकात से बॉन्ड ज्यादा बनाए हैं। जैसे कि फॉल्स कटायन कौन कौन से आपके सिलेबस में, NH4+, H3O+, है ना। H3O+ भी अगर आप देखो तो ये आपका वाटर था, वाटर में सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन वैसे इन जनरल 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अपने इसने अपनी एक औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया, इस करके H3O पे हम प्लस लगाते हैं। प्लस साइन इधर बता रहा है कि इसने अपनी औकात से एक बॉन्ड ज्यादा बनाया है। ये नहीं बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कुछ भी नहीं है इसमें। राइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो फॉल्स कटायन नेवर एक्ट एज ए लेविस एसिड, याद रखना है हमें, है ना। दूसरी बात आगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यार हम बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 को हम बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। ध्यान रखना है पहली बात तो ए कि चाहे मैं H3BO3 लिखूं, चाहे मैं H3BO3 लिखूं या मैं BOH3 थराइज लिखूं, ये दोनों ही आपके बोरिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये नीट में धोखा दिया जाता है, क्या बोरिक एसिड को ऐसे लिख देंगे और आपको लगेगा कि बेस लिखा हुआ है। ये बेस होना है, BOH थराइज, ये आपका बेस नहीं है, ल्यूस एसिड है ना। इसको ही बस इस फॉर्म में लिख दिया। अरे यार, जैसे अगर मैं चाहे वाटर को ऐसे लिख दूं, है ना, H2O, या वाटर को मैं OH2 लिख दूं, है तो दोनों सेम ही, बस आप ज्यादातर देखते ऐसे फॉर्म में, और इसी को फायदा उठाते हैं नीट का एग्जामिनर। वो आपको धोखा देगा, नीट का एग्जामिनर आपकी आंखों को धोखा देगा। याद रखना, बोरिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोरिक BOH थराइज है, आपका बेस नहीं है, बोरिक एसिड की ही रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना। अच्छा, तो बोरिक एसिड यानी कि BOH थराइज या H3BO3, ये हमारा आर्नियस एसिड नहीं होता। ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना कि बोरिक एसिड नॉट एक्ट एज ए आर्नियस एसिड।
आर्नियस एसिड, कि बोरिक एसिड हमारा आर्नियस एसिड नहीं होता। आर्नियस एसिड क्या होते हैं यार, जो कि H+ दे देते हैं एक्वा सोल्यूशन में। तो देखते हैं क्या मतलब बोरिक एसिड H+ नहीं दे पाता, देखते हैं। देखो पहले लाइन को दिमाग में रखना, लाइन क्या बोल रही है, लाइन है कि बोरिक एसिड इज नॉट ए आर्नियस एसिड, इट इज ए मोनोबेसिक ल्यूस एसिड। मोनोबेसिक ल्यूस एसिड, समझते हैं इस लाइन को क्या बोल रहा है, कि बोरिक एसिड हमें बोल रहा है कि जो बोरिक एसिड है ये आपका H+ आयन को लॉस नहीं करता है इन एक्वा सोल्यूशन। तो जो H+ आयन एक्वा सोल्यूशन में लॉस नहीं करता है वो हमारा आर्नियस एसिड तो नहीं कहलाएगा। लेकिन बोरिक एसिड हमारा ल्यूस मोनोबेसिक ल्यूस एसिड कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो बोरिक एसिड की ना एक्चुअल में करता क्या है, जब बोरिक एसिड को हम पानी में डालते हैं ना तो ये अपना H+ आयन तो रिलीज नहीं करता है, ये अपने से H+ आयन रिलीज के तो निकाल के तो रिलीज नहीं करता है। ये क्या करता है, बोरिक एसिड वाटर से रिएक्ट करके वाटर का OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करके ऐसे आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है। और वाटर से जब OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो वाटर का H+ बचेगा, तो वाटर H+ आयन रिलीज करता है। मतलब कि बोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि खुद का H+ आयन रिलीज नहीं करता है, वो वाटर से OH नेगेटिव आयन लेके वाटर के थ्रू H+ आयन रिलीज करवा देता है। मतलब इसीलिए बोरिक एसिड पहली बात हमारा आर्नियस एसिड नहीं होगा, क्योंकि आर्नियस एसिड वो होता है जो कि H+ आयन रिलीज कर दे खुद से एक्वा सोल्यूशन में। तो बोरिक एसिड H+ आयन खुद से रिलीज नहीं करता है, पहली बात तो इसलिए वो हमारा आर्नियस एसिड नहीं है। और बोरिक एसिड हमारा मोनोबेसिक ल्यूस एसिड कहलाएगा। ल्यूस एसिड क्यों कहला रहा है लेकिन क्योंकि बोरिक एसिड जो BOH थ्राइज है ये OH नेगेटिव आयन, अगर ये हमारा BOH थ्राइज है ना, BOH थ्राइज है, ये हमारा OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण ये OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये आपका ए बना रहा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है। तो ये हमारा ल्यूस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है ना, ल्यूस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू ए OH नेगेटिव आयन, वाटर के थ्रू H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। और मोनोबेसिक आगे शब्द क्यों लगाया, क्योंकि ए जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक H+ आयन मिल रहा है। आपको कितने H+ आयन मिल रहे हैं, एक H+, तो इसकी बेसिसिटी 1 है ना, इसकी बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी यार रिप्रेजेंट होती है कि कितने H+ आयन दे रहा है, और एसिडिटी रिप्रेजेंट होती है कि कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है। उल्टा है, दिमाग में रखना ना, बेसिसिटी का मतलब कि कौन कितने H+ आयन दे पा रहा है, और एसिडिटी का मतलब कौन कितने OH नेगेटिव आयन दे पा रहा है, राइट। अच्छा, तो आपको समझ आ रहा है कि बोरिक एसिड हमारा आर्नियस एसिड नहीं होगा क्योंकि वो खुद से H+ आयन नहीं देता सोल्यूशन में। बोरिक एसिड हमारा मोनोबेसिक ल्यूस एसिड होगा क्योंकि वो वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करके आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, और वाटर के साथ वाटर से OH नेगेटिव एक्सेप्ट करने के बाद वाटर के थ्रू H+ आयन को रिलीज कराता है। तो बोरिक एसिड इज नॉट ए आर्नियस एसिड, इट इज ए मोनोबेसिक ल्यूस एसिड। क्लियर बात है। अच्छा, आगे बात करें दूसरी स्टेटमेंट, आगे क्या याद रखना है और आपको, तीसरी स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर्नियस एसिड आर ब्रोंस्टेंट एसिड, कि सारे के सारे आर्नियस एसिड आपके ब्रोंस्टेंट एसिड हैं। देखो क्या ये बात सही है, आर्नियस एसिड क्या होते थे, जो कि H+ आयन देते थे एक्वा सोल्यूशन में, और ब्रोंस्टेंट एसिड क्या होते हैं, जो कि H+ आयन देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे एक्वस हो चाहे ना हो। मतलब ब्रोंस्टेंट एसिड का जो ब्रोंस्टेंट एसिड वाली जो स्टेटमेंट थी वो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, मतलब उसकी स्टेटमेंट तो सारे सॉल्वेंट के लिए वैलिड है, और आर्नियस की सिर्फ वाटर एज ए सॉल्वेंट के लिए वैलिड है। मतलब जितने भी आर्नियस एसिड होंगे वो ब्रोंस्टेंट बेस के अंदर तो आ ही जाएंगे ना, क्योंकि ब्रोंस्टेंट एसिड का जो डेफिनेशन का स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है कि हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है, और आर्नियस का स्पेक्ट्रम छोटा सा है कि बस वो सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है। तो मतलब जितने भी आर्नियस एसिड होंगे वो हमारे ब्रोंस्टेंट एसिड तो कहलाएंगे, ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं कि क्या सारे के सारे ब्रोंस्टेंट एसिड आर्नियस एसिड कहलाएंगे, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ब्रोंस्टेंट एसिड तो अब ये भी हो सकता है कि किसी सोल्यूशन को एसीटोन में डालें, अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है तो हमारा ब्रोंस्टेंट एसिड कहलाएगा। लेकिन आर्नियस एसिड थोड़ा कहलाएगा, क्योंकि आर्नियस एसिड तो ही होता है जो कि H+ आयन दे सिर्फ वाटर में। समझ रहे हो ना यार, सिंपल सी बात है कि देखो हमने जो अभी पीछे भी हमने करा कि आर्नियस के अकॉर्डिंग
एसिड होता है जो कि H प्लस आयन देता है एक्वा सोल्यूशन में, और ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग एसिड होता है जो कि H प्लस आयन देता है किसी भी सॉल्वेंट में। और किसी भी सॉल्वेंट में इधर वाटर तो ऑब्वियसली आ ही जा रहा है ना, कि वाटर हो चाहे मतलब एनी सॉल्वेंट हो, मतलब कुछ भी हो, कि वाटर है, एसीटोन है ना, कुछ भी हो, एसीटोन है, अल्कोहल है, सबके लिए वैलिड है। मतलब ब्रोंस्टन के अंदर ही तो आपका आर्नियस का कंसेप्ट समा जा रहा है ना। दैट मीन्स कि सारे के सारे जितने भी आपके आर्नियस एसिड हैं वो हमारे सारे के सारे ब्रोंस्टन एसिड कहलाएंगे ही, लेकिन सारे के सारे ब्रोंस्टन एसिड हमारे आर्नियस एसिड नहीं कहला सकते। ठीक बात है, पहली बात तो है। अच्छा, तो ऑल आर्नियस एसिड आर ब्रोंस्टन एसिड बट इट इज नॉट सो फॉर बेस। बेस के लिए बात सही नहीं है कि सारे के सारे आर्नियस बेस हमारे ब्रोंस्टन बेस नहीं होंगे, क्योंकि आर्नियस की डेफिनेशन क्या थी? आर्नियस की डेफिनेशन थी कि आर्नियस बेस की डेफिनेशन थी कि जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, और ब्रोंस्टन की डेफिनेशन क्या थी? जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। तो बेस की डेफिनेशन में तो बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, एसिड की डेफिनेशन में सिमिलैरिटी थी, इसीलिए हमने बोला कि ऑल आर्नियस एसिड आर ब्रोंस्टन एसिड। ठीक बात है। अच्छा, आगे फोर्थ चीज, ऑल ल्यूस बेस आर ब्रोंस्टन बेस, कि जितने भी ल्यूस बेस हैं वो सारे हमारे ब्रोंस्टन बेस है। खुद से सोचो, ये बात सही, रटना नहीं है, खुद से बस सोचो कि क्या ये बात सही है कि नहीं। ल्यूस बेस क्या होते थे? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते थे। और ब्रोंस्टन बेस की डेफिनेशन क्या थी? जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते थे। तो जिनमें भी H प्लस, देखो जिनके पास भी लोन पेयर हैं, जिनके पास भी मतलब इलेक्ट्रॉन की अमीरी है, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन की अमीरी है, वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं ना। H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि H प्लस के पास गरीबी है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अमीरी है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की गरीबी है उसको एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात यही है ना कि जितने भी ल्यूस बेस है, मतलब जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है, वो सारे के सारे H प्लस आयन को तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं ना। तो दैट मीन्स कि सारे के सारे ल्यूस बेस हमारे ब्रोंस्टन बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, कि ऑल ल्यूस बेस आर ब्रोंस्टन बेस। बट सारे के सारे ल्यूस एसिड हमारे ब्रोंस्टन एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ब्रोंस्टन एसिड लिखो ना इधर ब्रोंस्टन एसिड। बट सारे के सारे हमारे ल्यूस एसिड हमारे ब्रोंस्टन एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। क्यों? फिर से सोचो, ल्यूस एसिड क्या होते थे? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते थे, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, राइट, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी। अच्छा, और ब्रोंस्टन एसिड क्या होते थे? जो कि H प्लस आयन देते थे, जो कि H प्लस आयन देते थे, है ना। अब देखो, जैसे ल्यूस एसिड आपका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ल्यूस एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ल्यूस एसिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा ब्रोंस्टन एसिड है? नहीं। ब्रोंस्टन एसिड तो होता है जो कि H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता नहीं है। तो मतलब हमें बोल सकते हैं ना कि ऑल ल्यूस एसिड आर नॉट ए ब्रोंस्टन एसिड। ठीक बात है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनको एग्जैक्ट याद रखना, समझ के याद रखना, कि कभी कंफ्यूजन आए तो माइंड में समझ भी हो, राइट। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि ऑल आर्नियस एसिड आर ब्रोंस्टन एसिड बट इट इज नॉट सो फॉर बेस। दूसरी बात, ऑल ल्यूस बेस आर ब्रोंस्टन बेस बट ऑल ल्यूस एसिड आर नॉट ए ब्रोंस्टन एसिड। ठीक बात है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखो। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? हाँ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो हमने एसिड बेस थ्योरी सारी की सारी देख ली। हमने क्या देखा? हमने कुल मिला के इतना समझा कि आर्नियस के अकॉर्डिंग, आर्नियस ने बोला कि H प्लस जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि H प्लस देते हैं। बेस वो होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। ब्रोंस्टन ने बोला जो कि H प्लस आयन देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, और बेस वो होते हैं जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट। फिर ल्यूस आए, उन्होंने क्या बोला? एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, बेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ये पूरी समरी है इन तीनों थ्योरी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा काम स्पीड में होगा, थ्योरी में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा काम स्पीड में होगा। अब आगे बात करते हैं यार। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन क्या लॉ क्या बोलता है? पहली बात तो ओस्टवर्ल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम बात करते हैं। तो क्या बोलता था ओस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ? ओस्टवर्ल्ड का सर डाइल्यूशन लॉ ये बोलता था कि जैसे हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। इसमें हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। वीक ए हमारा लेट्स से ए मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का इसमें सॉल्यूशन है ना, ए इसमें मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ओस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ ये बोलता था
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन क्या होता है बताया हुआ है आपको। डाइल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट का ऐड करना, कि सॉल्वेंट को और ऐड करना, कि मतलब आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, जैसे मान लो ये सोल्यूशन है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ था, मान लो कुछ भी डाला हुआ है इसमें, है ना। अब बाहर से अगर आप सॉल्वेंट यानी कि पानी को और ऐड करोगे तो मतलब आप सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूशन क्या होता है, जब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को हम बाहर से और ऐड करते हैं तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, जिसका हमने डाइल्यूशन फॉर्मूला भी किया था मोल कंसेप्ट में, M1V1 बराबर M2V2 के। अच्छा, तो ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या बोलता है सर? ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये बोलता है कि जैसे आपका एक बीकर है, एक बीकर में आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है किसी सॉल्यूशन में, है ना। अब इस अब आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100 से कम होता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होता है। तो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना चाहते हो तो आप डाइल्यूशन कर दो, कि आपके पास इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके अंदर है, इसके अंदर इसको अगर आप और तोड़ना चाहते हो तो आप क्या करो, बाहर से पानी और ऐड करते जाओ। तो जितना बाहर से पानी आप फेंकोगे, जितना बाहर से पानी आप और फेंकोगे, उतना ही ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटता जाएगा ना, उतना ही ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटता जाएगा। तो ये सिंपल सी बात बोलता है ऑस्टवर्ड का डाइल्यूशन लॉ, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन, कि जितनी डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा। ठीक है, ये बात हमारा बोलता है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। अच्छा, तो बस ये दिमाग में रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पूरा का पूरा ही टूट जाएगा ना, पहले ही पूरा का पूरा टूट जाएगा। उसके बाद जितना मर्जी आप पानी ऐड करो उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही पूरा टूट गया है। तो पानी ऐड करने से भी उसके अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पड़ेगा, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो अभी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% है, तो पानी अगर आप बढ़ाते जाओगे तो और टूटता जाएगा, तो 70% हो जाएगा, और पानी डालोगे 80% हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 80% हो जाएगी। तो मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन यानी कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और करते जाओगे वैसे वैसे अल्फा आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अल्फा आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो ठीक है, चले आगे चलो आगे बात करते हैं। तो अब ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का यूज करते हुए यार हम तीन चीजें निकालते हैं, तीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं, Ka, Kb एंड Kw का, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही हम ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एप्लीकेशन करके हम तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आज निकालना सीखेंगे। अभी तक हम देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, Kp, Kc एंड Kx। आज अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं अलग कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, Kb एंड Kw। ये आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो Ka, Kb एंड Kw क्या होता है पहले देखते हैं। देखो, जैसे मान लो ये आपका वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है आपका। तो वीक एसिड लेट से वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है आपका CH3CO नेगेटिव और H प्लस में, है ना। एसिड आपका वाटर के प्रेजेंस में कॉन्जुगेट, एसिड आपका जब वाटर के एसिड में क्या होगा, अपना एक कॉन्जुगेट बेस बना लेगा और साथ में H प्लस आयन रिलीज करेगा, है ना। एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही तो है ना। तो वो जो आपका एसिटिक एसिड है वो वाटर के प्रेजेंस में CH3CO नेगेटिव H प्लस में टूट जाएगा, है ना। तो ये मैंने एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन लिखी है, एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन की एसिड पानी की प्रेजेंस में कैसे टूट रहा है। तो ये एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए मैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्रॉ करता हूं, है ना। तो लेट्स से T0 पे इसकी कंसंट्रेशन C है, इनकी 0 है ना, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा। लेट्स से T इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि इसमें से अल्फा 2, ये सारी बातें आप कर चुके हैं ना, पहले मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में करा चुका हूं। तो लेट्स से जब C अल्फा टूटा इसमें से, है ना, C अल्फा टूट के तब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। तो C में से लेट्स से C अल्फा टूटा तो इसके एक मोल से एक मोल इसका बन रहा है, एक मोल इसका बन रहा है ना। तो अगर C अल्फा टूटा है तो C अल्फा इसका बनेगा, C अल्फा ही इसका बनेगा। तो C में से C अल्फा माइनस हुआ तो C अल्फा इसका बना, C अल्फा इसका बना। सारी बातें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ही कर चुके हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सर इसका अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखूं इस रिएक्शन का, तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू पावर स्टाइकोमेट्री। हालांकि स्टाइकोमेट्री अभी आपकी 1 ही है तो सिंपली कंसंट्रेशन की ही रेशो आ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा। अब देखो यार, अब देखो जो वाटर होता है ना, इसमें जो नीचे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखी है, एक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हालांकि कंसंट्रेशन नहीं, वैसे हमें बोलना एक्टिव मास चाहिए,
है ना। तो मैं अभी के लिए एक्टिव मास बोल रहा हूँ, वैसे कंसंट्रेशन ही आपके दोनों बराबरी है ना। तो कंसंट या तो ये बोलो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए आइडल सॉल्यूशन, फिर ज्यादा बात अच्छी है ना। तो एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वाटर जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अभी आगे मैं आपको कराऊंगा अभी KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अभी आगे हम करेंगे। तो उधर हम ये सीखेंगे कि वाटर जो है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कि वाटर बहुत ही कम पानी में टूटता है। वाटर जो है मतलब वाटर जो है वो बहुत ही कम टूटता है, वाटर बहुत ही कम आयंस में टूटता है, कि H+ आयन और OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, राइट। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, आगे अभी हम देखेंगे। अच्छा, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना वो लगभग कांस्टेंट रहती है, कि जैसे अगर वाटर है तो वाटर आपको पता है वैसे कि H+ और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। अभी आगे मैं आपको KW कराऊंगा, उससे आपको एक क्लियरेंस मिलेगी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से, कि जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है कि वाटर का H+ और OH नेगेटिव आयन में टूटना, ये बहुत कम होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, राइट। कि वाटर हमारा बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आगे अभी हम देखेंगे। अच्छा, तो अगर वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से कि इसके 10 मोल थे, इनिशियली आपके पास 10 मोल थे, है ना, 0 था T0 पे, तो जब T इक्विलिब्रियम भी आया होगा ना तो इसके बस लेट्स से बहुत ही कम टूटा होगा, कि 9.99 मोल बचे हैं, बस 0.001 मोल्स ऐसे बने हैं। तो मतलब और 10 लगभग बराबर 9.99 के ही है ना। मतलब आफ्टर ए डिसोसिएशन भी वाटर की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि वाटर बहुत ही कम टूटता है, दैट्स वाई जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो हमारी कांस्टेंट होती है। पहली बात तो इतना दिमाग में रखो। और कंसंट्रेशन क्या होती है यार, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेट डिवाइड बाय गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम के, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम के। और वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, है ना। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो W/V को इसको मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 होती है ना, ग्राम पर लीटर में। तो 1000 होती है, तो 1000 इसकी वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, 18 होता है। तो जब मैं पुट करूंगा तो 1000/18 आएगा, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमारा आ गया 55.5। ये याद भी रखना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ गया 55.5। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है एक फिक्स क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ वाटर की। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा, अब अगर वाटर की कंसंट्रेशन एक फिक्स क्वांटिटी है, तो इस वाटर की कंसंट्रेशन को मैं इस साइड ले जाता हूं। तो Kc जब मल्टीप्लाई होगा वाटर से, तो आपके पास आएगा कि Kc मल्टीप्लाई वाटर, ए टर्म आ जाएगी, है ना। बाकी सारा इधर ही रह गया, है ना, ये आपने कर दिया। अब देख, Kc हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी आपको समझ आ रहा है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जब एक कांस्टेंट से दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, Kc भी आपका एक कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी आपका एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब भी आपको एक नवा कांस्टेंट ही मिलेगा, है ना। तो जब Kc से मल्टीप्लाई होती है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तब जो हमें एक नवा कांस्टेंट मिलता है उसको हम डोनेट करते हैं Ka से, और Ka क्या होता है सर हमारा, Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड, मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि अगर हमें जैसे इस एसिड का अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखना था, तो बस सिंपली आपको ये करना है कि Ka बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। बस वाटर को हम नहीं लेते, है ना, क्योंकि वाटर एक्चुअल में वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई Kc से मल्टीप्लाई होके ही Ka बनता है ना। तो अगर हमें Ka लिखना हो, या आगे जाके अभी हम Kb देखेंगे, तो Kb में भी हम वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लिखते, है ना। जब बिना वाटर की कंसंट्रेशन के जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तब वो Ka का एक्सप्रेशन होता है। ए आपका Kc का एक्सप्रेशन है, ए आपका Ka का एक्सप्रेशन। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, तो Ka होता है हमारा सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड। मतलब कि अगर बस हम एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का ध्यान से सुनना,
जब हम एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड। सिंपल सी बात इतनी है, राइट। तो के हमारे पास इधर से आ गया कि के हमारा ए है ना, जो अभी हमने निकाला, ठीक है। अच्छा, अब के ए का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ अल्फा भी देख लेते हैं। तो इन टर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सी अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा और इसकी कंसंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा। तो बस पुट कर दो के ए आपका बराबर इसके है कि कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन इसकी, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी है ना, इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा है, इसकी सी अल्फा, तो पुट किया सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा। जब इसको पुट करेंगे तो के ए आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इतना तक हम के निकालेंगे, इतना क्लियर है ना, इतना आई होप हमें क्लियर है कि अभी हमने देखा के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड की एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केसी, उसको हम बोलते हैं के, है ना। बस उस एक्सप्रेशन में आपको वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी है, क्योंकि केसी से मल्टीप्लाई होके ही वो केसी से ही वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होके ही के आता है। क्लियर है बात, चलो इतना आई होप हमें क्लियर है। तो के का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब के का एक्सप्रेशन क्या है आपका, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब जिसमें जो हमारा अल्फा है, अब अगर अल्फा हमारा 0.05 से कम है, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर बहुत छोटी है कि अल्फा की वैल्यू लेट से 0.05 से भी कम है, तब हम 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 के बराबर ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से माइनस 0.05 करोगे तो आपके पास लगभग 0.0 तब आपके पास लगभग 0.995 आएगा, जो कि लगभग 1 के बराबर ही होगा, राउंड ऑफ करें तो, है ना। तो मतलब जब अल्फा आपका 0.05 से कम हो, अगर परसेंटेज में देखो तो कितना, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, 0.05 को मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो परसेंटेज में बात करूं कि अल्फा अगर आपका 5% से कम हो, तो अल्फा, या अगर फ्रैक्शन में बोलूं तो अल्फा आपका 0.05 से कम हो, या अल्फा परसेंटेज में बोलूं तो अल्फा अगर आपका 5% से कम है, तो उस केस में हम 1 माइनस अल्फा को सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। तो जो नीचे आपकी 1 माइनस अल्फा है, इसको आप सिंपली 1 लिख सकते हो अगर आपका अल्फा 0.05 से कम है। याद रखना, जब 0.05 से कम हो तभी कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, तो जब आपका अल्फा 0.05 से कम है तो हम ये कर सकते हैं, तो नीचे वाली टर्म 1 ही हो जाएगी। तो के का एक्सप्रेशन सिंपलीफाई होकर सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इधर से अगर हम अल्फा निकालें तो हमारा अल्फा का एक्सप्रेशन आएगा अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी के। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्टार मार्क किया है, क्वेश्चन आते हैं इससे, और इस बार भी आ सकता है इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चन, ठीक बात है। चलो, तो ए आपका के का एक्सप्रेशन आ गया। के का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन यही है, ए हमेशा ट्रू है। ए वाला एक्सप्रेशन तब ट्रू है जब हमारा अल्फा बहुत छोटा हो, जब हमारा अल्फा बहुत छोटा हो, राइट। अल्फा 0.05 से छोटा हो, लेकिन हमारे नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लगता है, तो ये भी हम दिमाग में रखेंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी दिमाग में होना चाहिए कि ये हर जगह वैलिड नहीं है। जब अल्फा आपका 5% से कम या 0.05 से कम हो तभी ये वैलिड है, क्योंकि उसी केस में 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर हम लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये आपका अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस अल्फा के एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया कंसंट अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना अल्फा ज्यादा होगा। और कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब सोलवेंट ज्यादा डालेंगे, जितनी डाइल्यूशन जितनी ज्यादा करोगे कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। मतलब अगर अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया मैथमेटिकली, अभी हमने देखा कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, तो अल्फा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन के, क्योंकि डाइल्यूशन जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी कम। कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं, मोल कंसेप्ट में ही पढ़ चुके हैं, राइट। अच्छा, कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे उतना ज्यादा हमारा सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड होता जाएगा, राइट। अच्छा, इतनी बात हम कर चुके हैं। तो इधर से हमें मैथमेटिकली भी ये प्रूफ होके आ रहा है कि अल्फा जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। अल्फा जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। तो हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया इस बात का। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। चलो, तो अब सेम ऐसी हम बात जैसे हमने अभी वीक एसिड के लिए देखा,
है ना। ये अभी हमने वीक एसिड के लिए निकाला, तो जब हमने वीक एसिड के लिए एक्सप्रेशन निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो हमारा उसको हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि Ka बोला। और जब बेस के लिए बात बोलेंगे तो बेस के लिए जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो Kb आएगा। देख लेते हैं, जैसे हमारा मान लो वीक बेस है ना, ये वीक बेस है, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके अलावा बाकी जो कोई भी है वो हमारा वीक बेस ही है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये वीक बेस ही है, तो ये हमारा वीक बेस है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये लिखेंगे C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा बना, इसका सी अल्फा इसका बना, है ना। तो इसका Kc का एक्सप्रेशन ये होगा, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो जब Kc से मल्टीप्लाई होगा वाटर की कंसंट्रेशन तो आपको Kb मिलेगा। तो Kb आपका बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन OH नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, है ना। ये हमारा होगा। तो ये हमारा Kb का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे हमने Ka का निकाला वैसे हम Kb का निकालेंगे। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कि जब एसिड की हम डिसोसिएशन रिएक्शन लिख रहे हो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं, जिसमें हम वाटर की कंसंट्रेशन को नहीं लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट ही होती है। तो Kc से मल्टीप्लाई कांस्टेंट होकर एक नवा कांस्टेंट बना देता है जिसको हम Ka बोलते हैं, है ना। इसी तरह बेस का जब हम बेस के डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम Kb बोल देते हैं, तो Kb हमारा क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस, है ना। और Kb का एक्सप्रेशन भी अगर हमें अल्फा के टर्म में लिखना हो तो Kb आपका ये रहा, Kb का एक्सप्रेशन आपका ये रहा, बस वाटर नहीं लेना होता, बाकी सब लेना होता है। तो Kb हमारा क्या हो जाएगा? अब इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वापस वही आएगा। तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सेम ही एनालॉजी फॉलो करके सेम ही चीज आएगी। अब अगर अल्फा हमारा 0.05 से कम है तो 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में भी Kb हमारा बराबर सिंपली C अल्फा स्क्वायर के आ जाएगा, है ना। दोनों की सेम ही एनालॉजी है। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक Kb का एक्सप्रेशन भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो Ka और Kb हमने निकालना देख लिया। K होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब K होता है जब हमारा क्या होता है? जब वीक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको Ka बोलते हैं। जब हम बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको Kb बोलते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सर कि फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहले तो ओस्टवर्ल्ड ने बता दिया था कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम के, मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन डाइल्यूशन के, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन होगा, मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन वॉल्यूम के, या अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम बोल दो या अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन बोल दो, एक ही बात है ना, क्योंकि जहां डाइल्यूशन ज्यादा उधर वॉल्यूम ज्यादा। अच्छा, तो पहली बात तो ये ओस्टवर्ल्ड ने बता दी थी। दूसरी बात, अल्फा और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, है ना, कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा हमारा 100% और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा हमारा 100% से कम होगा। ठीक बात है, आराम से हो रहा है ना यार, सब कुछ आराम से हो रहा है। चलो आगे बात करते हैं अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के क्यों है? क्योंकि डिसोसिएशन जो होता है वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, किसी चीज को तोड़ना, उसके लिए तो आपको हीट देनी ही पड़ेगी ना। तो अगर डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसको तो टेम्परेचर सपोर्ट ही करेगा, मतलब अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टेम्परेचर के भी, है ना। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है यार? वैसे तो नहीं पढ़ाया जाता आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, फिजिक्स में भी कमी पढ़ाया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो किसी चीज का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? जैसे वाटर है ना, इसमें पानी है, मैं पानी पीने वाला है, तो इसमें पानी है, तो वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, हर एक सॉल्यूशन का अपनी अपनी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 होता है, 81। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या बताता है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का हमें ये बताता है कि इस सॉल्वेंट की कितनी टेंडेंसी है किसी भी सब्सटेंस को आयंस में तोड़ने की। मतलब अगर ये जो मेरा वाटर है, इस वाटर की कितनी ताकत है कि जब इसके अंदर मैं कोई भी सब्सटेंस डालूं वो आयंस में टूट जाए। तो जिस भी सॉल्वेंट की सोल्यूट को आयंस में तोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। समझ रहे हो? मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्वेंट टू डिसोसिएट सोल्यूट इनटू ए आयंस इज नोन एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, कि जिसकी टेंडेंसी या जिसकी औकात ज्यादा हो किसी सोल्यूट को आयंस में तोड़ने की, उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी होगा, क्योंकि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी आयंस में तोड़ने की औकात ज्यादा होगी, और जिसकी आयंस में तोड़ने की औकात ज्यादा होगी उसका अल्फा ज्यादा होगा। राइट, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी, कि जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, हार्ड वाटर यानी कि D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 79 होता है, इसको हार्ड वाटर बोलते हैं ना, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 79 होता है। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मतलब वाटर के केस में अल्फा ज्यादा होगा, मतलब अल्फा 1 ज्यादा होगा अल्फा 2 से। सिंपल सी इतनी बात है कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उसके केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा। ठीक है, अच्छा, तो ये पहली 4 बात तो ये होगी। 5वीं बात कॉमन आयन इफेक्ट। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉमन आयन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, अभी समझेंगे। पहले हमें 4 चीजें समझ के हैं, ऊपर वाली 4 चीजें, कि अल्फा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टेम्परेचर के, एंड अल्फा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब लास्ट चीज बची है कि अल्फा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके पेपर। राइट, अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो कॉमन आयन इफेक्ट के करके अल्फा आपका डिक्रीज होता है। पहली बात तो इतना दिमाग में रखो। अब क्यों डिक्रीज होता है अभी समझ आ जाएगा, है ना। देखो, जैसे मान लो कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाओगे। कि जैसे मान लो आपका एसिटिक एसिड है ना, ये आपका एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, CH3COH का सोल्यूशन है। अब CH3COH का एक्वा सोल्यूशन है, इसमें आपने लेट से बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, इसमें आपने बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। मतलब क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास मान लो मेरे पास एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना, ये मेरे पास एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, इसमें आपका एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन है। अब मैं बाहर से लेट से इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दे रहा हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से क्या होगा, देखो कि जैसे आपका एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे आपका टूटेगा, है ना, ये ऐसे आपका टूटेगा। अब अगर बाहर से आप सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल दे रहे हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में आपका ऐसे टूट जाएगा। बाहर से आपने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में ऐसे टूटता है आपका। राइट, अच्छा, तो अगर आपने एसिटिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका H+ आयन देता है, एसिटिक एसिड भी H+ आयन देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी H+ आयन देता है। मतलब आपने उस सॉल्यूशन में एक ऐसा सब्सटेंस डाला है जो कि सेम टाइप का ही आयन प्रोड्यूस कर रहा है जैसा कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस खुद कर रहा था। एसिटिक एसिड H+ आयन खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है, और आपने उसमें एक ऐसा ही सब्सटेंस डाला है कि जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, वो भी H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कॉमन आयन, एक ऐसा सब्सटेंस आपने ऐड किया है जिसके पास सेम टाइप के आयन है, सेम टाइप का कॉमन आयन है। कि एसिटिक एसिड आपका H+ आयन देता था, तो इसमें आपने एक ऐसा ही सब्सटेंस डाला जो कि कॉमन आयन ही लेके आ रहा है, मतलब H+ ही लेके आ रहा है। तो इसमें आपने कॉमन आयन वाले कंपाउंड की एडिशन की, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की, तो आपका H+ इन दोनों में कॉमन था, तो आपका कॉमन आयन क्या है इनके केस में, H+ है। अब देखो, तो आपको इतना समझ आ गया पहली बात कि एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, इसमें अगर आप बाहर से थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो एसिटिक एसिड भी H+ बनाता था, और जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है वो भी H+ आयन रिलीज करता है। मतलब आपने एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया इसके अंदर जिसके पास सेम टाइप का ही कॉमन आयन। अब जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें डाल दोगे एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो उससे क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन में, क्योंकि एसिटिक एसिड H+ रिलीज करके अपना इक्विलिब्रियम पे था, है ना। एसिटिक एसिड अपना वाटर में H+ आयन को रिलीज करके अपना इक्विलिब्रियम पे था। अब आपने अगर बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो गई, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ये हमारी डिस्टरबेंस है ना, तो इस डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। इस डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो हमारा अल्फा डिक्रीज होगा ना, कि ये जो टूटा था एक कम टूटना शुरू, जब ये बैकवर्ड में जाएगा तो वापस जुड़ना शुरू हो जाएगा ना, तो डिसोसिएशन कम हो जाएगी। मतलब हमें क्या ये समझ आ रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट के आने के कारण डिसोसिएशन यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है। क्या समझ आ रहा है हमें, क्या समझ आ रहा है ना। सिंपल सी बात है कि एसिटिक एसिड का सोल्यूशन था, वो हमारा H प्लस आयन रिलीज करता था सोल्यूशन में। अब आपने बाहर से एक ऐसी चीज डाल दी जिसके पास भी सेम जो कि सेम कॉमन आयन ही रिलीज कर रहा है, कि H प्लस ही रिलीज कर रहा है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड के डालने से इस सोल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और H प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है आपकी, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ आपका क्या है, जिस तरफ आपका डिस्टर्बेंस से खत्म हो पाए। तो डिस्टर्बेंस अगर H प्लस की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। ये सारी बात हम ली चैटलियर प्रिंसिपल में कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो हमारा अल्फा डिक्रीज ही होगा। तो हमें ये समझ आ रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट के आने से अल्फा हमारा डिक्रीज होता है, अल्फा हमारा डिक्रीज होता है। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है ना, इतनी बातें आई होप हमें क्लियर है। आगे दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ओड आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट के कारण अल्फा इंक्रीज होता है। ओड आयन इफेक्ट का मतलब देखो, जैसे देख लेते हैं कि जैसे वापस से आपका एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, अब इसमें आपने NaOH डाल दिया लेट से, तो NaOH के पास तो कोई कॉमन आयन नहीं है, मतलब एसिटिक एसिड तो आपका CH3CO नेगेटिव और H प्लस रिलीज करता है, और NaOH आपका Na प्लस और OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, Na प्लस और OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। क्लियर है बात, ठीक है, Na प्लस और OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अब तो मतलब हमने एक बाहर से एक ऐसी चीज डाल दी है जिसके पास ऐसा कोई कॉमन आयन नहीं है, तो इसको हम ओड आयन इफेक्ट बोलते हैं। अब ओड आयन करके क्या होगा कि देखो Na प्लस तो आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, Na प्लस आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, और आपको पता है कि एसिटिक एसिड आपका H प्लस रिलीज करता था, आपने बाहर से NaOH डाल दिया, NaOH OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो आपको पता है कि H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं, कि H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। मतलब जब आप NaOH को एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो NaOH के जो OH नेगेटिव आयन है वो एसिटिक एसिड के H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। तो अब क्या हो रहा है, H प्लस आयन जो आपके सॉल्यूशन में थे वो कम हो रहे हैं ना, क्योंकि OH नेगेटिव आयन NaOH के खर्च कर दे रहे हैं एसिटिक एसिड के H प्लस आयन। मतलब ओड आयन आने के कारण H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करना होगा, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वापस बढ़ानी है, राइट। तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो मतलब एसिड आपका और डिसोसिएट होगा, तो मतलब अल्फा हमारा इंक्रीज होगा, अल्फा हमारा इंक्रीज होगा, एसिड उतना ही और ज्यादा टूटेगा। तो क्या हमें समझ आ रहा है सर, सिंपल सी बात कि कॉमन आयन इफेक्ट के आने के कारण अल्फा हमारा डिक्रीज होता है, और ओड आयन आने के कारण अल्फा हमारा इंक्रीज होता है। कॉमन आयन इफेक्ट आने के कारण अल्फा हमारा डिक्रीज होता है, ओड आयन इफेक्ट के आने के कारण अल्फा हमारा इंक्रीज होता है। इतनी बातें आई होप हमें कंसेप्चुअली समझ आ रही है कि क्यों अल्फा इंक्रीज होता है, क्यों अल्फा डिक्रीज होता है, दोनों के केस में हमें समझ आ रहा है कि ओड आयन इफेक्ट के आने के कारण अल्फा इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि H प्लस आयन का अमाउंट कम हो जाता है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ही आना पड़ेगा, मतलब डिसोसिएशन बढ़ेगी ही एसिड की, एसिड टूटेगा ही आयंस में, और राइट। अच्छा, तो डिसोसिएशन को फेवर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक बात है। और कॉमन आयन इफेक्ट के आने से H प्लस का अमाउंट बढ़ रहा है और H प्लस का अमाउंट बढ़ रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब डिसोसिएशन के उल्टे तरफ जाएगी, तो हमारा अल्फा डिक्रीज होगा उस केस में, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट यही है कि कॉमन आयन इफेक्ट के आने से अल्फा हमारा डिक्रीज होता है, ओड आयन इफेक्ट के आने से अल्फा हमारा इंक्रीज होता है। इसलिए हमने बोला
कि अल्फा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट और ओड आयन इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉमन आयन इफेक्ट के आने से अल्फा हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक बात है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस लेक्चर में अभी हम, इस सेशन में अभी हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तक ही करेंगे। पार्ट 2 आपका तुरंत उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद शूट करूंगा, एक साथ नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में मैं स्प्लिट करके दूंगा कि जल्दी जल्दी आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं जल्दी डाल दूं, जब तक आप इसको देख के खत्म करके रखोगे तब तक मैं आगे वाला शूट करके रख लूंगा, है ना, क्योंकि इसको आगे मैं पूरा शूट करूंगा तो आपका पूरा टाइम लगेगा आप तक पहुंचने में, तो जब तक आप इतना खत्म करोगे तब तक मैं आगे वाला शूट कर दूंगा, राइट। अच्छा, तो हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर करते हैं, इसको अभी हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। अच्छा, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको हम पहली बार KW से डोनेट करते हैं। तो क्या होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? देखो, जब हमने एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था उसको हमने K बोला था। बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन का जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा था उसको हमने K भी बोला था। अब जब वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखते हैं क्या होता है। जैसे वाटर है आपका, वाटर आपका H+ और OH नेगेटिव आयन में टूट रहा है ना, तो लेट्स से, तो ये सिंपल यही लिखेंगे कि C में से C अल्फा माइनस हुआ तो C अल्फा इसका बना, C अल्फा इसका बना, है ना, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब इसका Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो एक Kc हमारा क्या है? Kc है हमारा है आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर। अच्छा, अब वाटर की कंसंट्रेशन जब Kc से मल्टीप्लाई होगी, तो Kc से जब वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी तब भी एक नवा कांस्टेंट ही आएगा, और इस नवे कांस्टेंट को हम बोलते हैं KW। KW आपका क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका नाम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों आया? क्योंकि देखो, अगर आप KW देखो तो KW बराबर किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के। तो मतलब वाटर आपके कौन कौन से आयन देता है? H+ और OH नेगेटिव आयन। तो वाटर जो जो आयंस देता है उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से ही आपका जो एक्सप्रेशन आता है उसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है कि वाटर के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही हमें देता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो दैट मींस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW हमारा बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इन दोनों के वाटर के दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही हमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देता है। तो ये हमारा यार KW का एक्सप्रेशन है। अब KW भी आपका एक कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि Kc भी एक कांस्टेंट था, वाटर की कंसंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है 55.5, है ना, तो ये भी KW भी हमारा एक कांस्टेंट ही है। अब KW भी हमारा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो वो भी हमारा मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। KW भी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो अगर KW भी हमारा सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है तो KW की एक फिक्स वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं आपको सीधा बता रहा हूं और सीधे ही बताई भी जाती है, इसको मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने की बात नहीं है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, निकाल के रखी हुई है ना, कि KW जो कि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, राइट। और KW की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है 90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करोगे KW की वैल्यू चेंज होगी, है ना, KW की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि KW भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे ही डिपेंड होती है बस, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ, टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं तो KW की वैल्यू इंक्रीज कर दी है कि डिक्रीज कर दी है? देखो, आप में से काफी लोगों ने बोला होगा, क्या बोला होगा कि डिक्रीज कर दी, लेकिन इंक्रीज कर दी है ना यार, पावर नेगेटिव में है ना। 10⁻⁻14 बड़ा होता है कि 10⁻⁻12 बड़ा होता है? 10⁻⁻12 बड़ा है ना, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से KW हमारा इंक्रीज होता है, कि जैसे टेम्परेचर पहले 25 डिग्री था तो KW आपका इतना था, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो KW आपका इतना हो गया, है ना, 10⁻⁻12 हो गया। 10⁻⁻12 बड़ा होता है। 10⁻⁻12 कैसे बनता है? 100 को मल्टीप्लाई जब करोगे 10⁻⁻14 से तब आपका 10⁻⁻12 बनता है।
मतलब ए जो के डब्ल्यू की वैल्यू है, ए इसकी के ए वाली के डब्ल्यू वैल्यू से 100 गुना बड़ी है, 100 मल्टीपल है, राइट। ये बच्चों वाली बातें हैं, वैसे तो पता होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि सिली मिस्टेक आप करते हो। मतलब कि के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। और वैसे सोच भी सकते हैं कि क्यों के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि के डब्ल्यू क्या है, वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट के, वाटर की जब डिसोसिएशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की डिसोसिएशन करनी है तो हमें हीट देनी पड़ती है। और जब वाटर की डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को तो टेम्परेचर सपोर्ट करती है, तो मतलब के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। ठीक बात है, उससे आया है ना। अच्छा, तो के डब्ल्यू का के डब्ल्यू याद रखना, वैसे ज्यादा काम की आपकी यही आती है कि के डब्ल्यू 25 डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पे आपका 10⁻⁻14 होता है। जब तक नीट के सिलेबस में या नीट के क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर मेंशन ना किया हो, तब तक आप के डब्ल्यू की वैल्यू ए ही मान के चलना कि बाय डिफॉल्ट हम यही वैल्यू याद रखते हैं, है ना। अगर बाय चांस लिख दिया हो 90 डिग्री सेल्सियस, तब आप ए लोगे। अदरवाइज अगर टेम्परेचर कुछ बताया ही नहीं है या टेम्परेचर बताया हो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप के डब्ल्यू की 10⁻⁻14 वैल्यू लोगे। और 99.99% केस में आप के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 ही लेते हो। लेकिन हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अभी दिमाग में रखना है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी, है ना। अच्छा, तो अब के डब्ल्यू जो कि हमारा बराबर होता था, पीछे हम निकाल के हटे थे कि के डब्ल्यू हमारा बराबर होता था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन के मतलब ए बराबर हमारा के डब्ल्यू के, और के डब्ल्यू के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमने निकाली और 10⁻⁻14 के बराबर होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा के डब्ल्यू का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि के डब्ल्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और वही बराबर होता है 10⁻⁻14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट 25, ये दिमाग में रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, तो अब ये हमारा यार के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी से यार कुछ ना एक रिलेशन निकाला जाता है, देख लेते हैं। वैसे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी लिख दिया है आपके लिए, है ना। कि जैसे आपकी इक्वेशन है, ये आपने के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब दोनों साइड माइनस लॉग लिख लो। एक टेक्निक है, बस लगा रहे हैं कि टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड करेंगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, है ना। तो जब इसको सिंपली और सोल्व करेंगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू तो ऐसा ही है, तो माइनस पर आपको मैंने बोला था, कम्युनिटी टैब में भी बोला था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर से पहले मेरा लॉग एंटी लॉग निकालने वाला जो 15 मिनट का लेक्चर है उसको देख के आना। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को पॉज करो, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में लॉग एंटी लॉग निकालना आपको आना चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, अभी डाल दूंगा। सबसे पहले 15 मिनट रुक के पहले जाओ, 15 मिनट और लेक्चर देख के आओ, वीडियो देख के आओ, 15 मिनट में लॉग एंटी लॉग निकालना सीखो, उसके बाद वापस इधर आओ, ठीक है। अभी चले जाओ, इधर से रुक जाओ, उधर 15 मिनट उसको करके आओ, फिर इधर आओ, ठीक है। चलो, अच्छा, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, है ना। हम सिंपली ये बोलते थे ना कि लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई बराबर होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के। ये सारी बातें मैंने आपको लिखाई हुई हैं, जो वीडियो आपको देखने को बोला है ना। 15 मिनट की वीडियो उसको देख लेना। तो ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन के। अब आपको सर मैं एक मोल कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं कि पीएच क्या होता है हमारा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो पीएच को मैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन को मैं क्या लिख सकता हूं, पीएच लिख सकता हूं, है ना। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को मैं पीएच लिख दूंगा। और इसी तरह सेम माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन को मैं फिर क्या लिख सकता हूं, POH लिख सकता हूं, है ना। इसी तरह मैं माइनस लॉग सेम एनालॉजी को अगर मैं फॉलो करूं तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, PKW लिख सकता हूं, है ना, PKW लिख सकता हूं। तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को अगर मैं रिप्लेस कर दूं PKW से, माइनस लॉग ऑफ H प्लस को मैं PH लिख सकता हूं और माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन को POH लिख सकता हूं। तो इधर से मेरे पास एक रिलेशन आता है कि PKW बराबर है PH प्लस POH के,
है ना, POH के, और जो कि बराबर होगा 14 के ही। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि KW हमारा कितना है, KW हमारा बराबर होता है 10⁻⁻14 के। तो KW अगर हमारा 10⁻⁻14 के बराबर हो, माइनस log ऑफ 10⁻⁻14 हमारा PKW होगा, जो कि बराबर 14 के ही आएगा, जो कि बराबर 14 के ही आएगा। लोग एंटी लोग निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं पहले ही, है ना। अच्छा, अभी भी टाइम है, जाके देख लो, नहीं तो इधर दिक्कत आएगी। आपके लिए वो वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाई है। 15 मिनट की वीडियो आपके लिए 15 मिनट है, मैंने उसमें 2-3 घंटे लगाए, तो आपसे ज़्यादा ही मेहनत चल रही है मेरी, राइट। तो उसे जाके 15 मिनट कर लो, इतना आलस ना कर कि किसी तरह काम चला लूंगा या चला लूंगी, देख लो उसे जाके, राइट। अच्छा, तो PKW बराबर होगा PH प्लस POH के। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया, PKW PH और POH का। तो याद रखना है रिलेशन, ये भी काम का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आ सकता है इस बार भी नहीं। जिसमें भी मैं स्टार लगा रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मान के चलना, है ना। तो PKW बराबर आ गया आपका PH प्लस POH के, और वो बराबर आ गया 14 के, राइट। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं PH स्केल आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। हाँ, तो फॉर प्योर वाटर, अब मैं प्योर वाटर की बात करूं कि अगर ये मान लो मेरे पास शुद्ध पानी है, अगर मेरे पास शुद्ध पानी है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के कुछ बातें बता रहा हूं आपको कि प्योर वाटर के केस में, प्योर वाटर के पास, प्योर वाटर के केस में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के बराबर होता है। कि प्योर, एक अगर कोई प्योर 100% शुद्ध वाटर है हमारे पास, तो उसमें जितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसी वाटर में ज्यादा है, मतलब वो पानी हमारा एसिडिक है ना। और अगर किसी में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी पानी में, तो वाटर हमारा बेसिक है। प्योर वाटर वही होता है जिसमें H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो, है ना। अच्छा, तो प्योर वाटर में क्या होता है कि कहीं भी अगर नीट के एग्जाम में लिखा हुआ हो ना कि प्योर वाटर, तो आप समझ जाना कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के बराबर करनी है, राइट। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के, है ना। तो और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या था, बराबर C अल्फा के था। अभी हम पीछे देख के हटे थे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन C अल्फा के बराबर था, तो इसको बराबर C अल्फा के भी लिख सकते हैं, है ना। और KW हमारा बराबर क्या था, KW हमारा बराबर होता था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो KW को मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, OH नेगेटिव आयन को भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस से ही रिप्लेस कर सकता हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 केयर बराबर आ जाएगा KW के। इधर से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा हमारा बराबर KW के, अंडर रूट ऑफ KW के, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर हमारा अंडर रूट KW के आ जाएगा, है ना। इजीली निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा बराबर C अल्फा के भी है और वही बराबर हमारा अंडर रूट KW के भी, ठीक बात है। चलो ठीक है। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के, वही हमारा बराबर C अल्फा के ही है। इधर से हमने देखा, है ना। और जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के वैल्यू बराबर पुट कर दोगे तो उधर से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर अंडर रूट ऑफ KW के भी आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारी अंडर रूट KW के भी बराबर आ जाएगा। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर है तो हम एक बात और भी बोल सकते हैं कि pH और POH बराबर होगा, क्योंकि pH हमारा बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड POH हमारा बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो अगर ये दोनों अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर है तो हमारा pH और POH बराबर ही होगा। तो pH बराबर POH के होगा प्योर वाटर के लिए, है ना। आगे तो pH ऑफ ए प्योर वाटर क्या होगा, pH ऑफ ए प्योर वाटर क्या हमारा PKW/2 के बराबर हो जाएगा। कहां से आया है, इधर से आया। देखो अभी जो आपने लिखा, आपने लिखा सर अभी कि pH प्लस POH बराबर होता है, pH प्लस POH बराबर होता है 14 के, है ना। या ऐसे अभी चलो स्टैंडर्ड ले लो कि pH प्लस POH बराबर होता है PKW के, pH प्लस POH बराबर होता है PKW के। तो अगर ये बराबर है ना, और pH अगर POH के बराबर है तो POH को भी मैं pH ही लिख सकता हूँ प्योर वाटर के लिए, है ना। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखना। pH तो pH प्लस pH हमारा बराबर PKW के आ जाएगा। तो इधर से अगर हम 2pH मतलब 2pH हमारा बराबर PKW के आ जाएगा, तो इधर से हमारा pH बराबर PKW/2 के आ जाएगा, है ना। PKW/2 के आ जाएगा। तो pH हमारा बराबर प्योर वाटर का pH जो होता है हमारा PKW/2 के बराबर होगा। और प्योर वाटर का जो pH होता है ना,
हम एक पीएच स्केल बनाते हैं। एक पीएच स्केल होता है जो कि पीएच को नापता है किसी भी सॉल्यूशन का, एसिडिक की सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, ये सब निकालने के लिए एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। और उस पीएच स्केल का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, कि उस न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या होगी इस पीएच स्केल की, कि कौन सा मतलब किस सॉल्यूशन का पीएच, अगर मतलब कितना पीएच हमारा न्यूट्रल होगा, अगर ये हमें बताना हो तो हमें अभी हम आगे ये करने वाले हैं कि एक पीएच स्केल को कैसे बनाया जाता है, पीएच स्केल की कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। तो पीएच ऑफ ए प्योर वाटर जो होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच स्केल का। अभी आगे दिखेगा अभी आगे दिखेगा भी आप, है ना, कि पीएच ऑफ ए प्योर वाटर ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच स्केल का। ठीक है, कि जो प्योर वाटर का पीएच होता है वही हमारे पीएच स्केल का न्यूट्रल पॉइंट होता है। राइट। अच्छा, अब आगे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी पीएच ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन ग्रेटर होता है, पीएच लेस होता है पीएच ऑफ ए प्योर वाटर, मतलब किसी सॉल्यूशन का अगर पीएच प्योर वाटर से कम है तो मतलब वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है। और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच प्योर वाटर के पीएच से ज्यादा है, न्यूट्रल पॉइंट से पीएच ज्यादा है, तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता है। सिंपल सी बात है ना, कि किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर कम है, पीएच ऑफ ए प्योर वाटर से कम है तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक, किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर ज्यादा है तो हमारा पीएच ऑफ प्योर वाटर से तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक, है ना। तो पीएच ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन पीएच ऑफ ए प्योर वाटर, पीएच ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीएच ऑफ ए प्योर वाटर। अच्छा, अब देख लेते हैं, देखो हमने बात पीछे की थी अभी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा KW की वैल्यू इतनी होती है 10⁻12 10⁻14 एंड KW की वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻12 होती है। तो अब मैं दोनों पे पार्टीशन कर रहा हूँ ना, दोनों को क्लासीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि पीएच स्केल कैसे कैसे चेंज हो सकता है। अब देखो, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ, एक 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा यार, आपका KW बराबर होगा 10⁻14 के, है ना, और 90 डिग्री सेल्सियस पे आपका KW बराबर होता है 10⁻12 के। तो PKW हमारा बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ KW के, तो माइनस लॉग ऑफ KW क्या आएगा इसके लिए 14 आएगा, क्योंकि अगर KW आपका 10⁻14 है तो PKW आपका 14 आ जाएगा, है ना। माइनस लॉग ऑफ 10⁻14 करोगे तो 14 ही आएगा। इसी तरह KW अगर आपका 10⁻12 है तो PKW आपका 12 आ जाएगा। राइट। अच्छा, आगे तो पीएच ऑफ ए प्योर वाटर क्या होता है, पीएच ऑफ ए प्योर वाटर बराबर होता है PKW/2 के। तो PKW इस 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना था 14, तो 14 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7 आएगा। तो 7 हमारा आ गया पीएच ऑफ ए प्योर वाटर इन केस ऑफ ए 25 डिग्री सेल्सियस। एंड पीएच ऑफ ए प्योर वाटर इन केस ऑफ ए 90 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या आएगा 12 डिवाइड बाय 6 यानी कि 6। मतलब कि जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल बनाएंगे तो उस स्केल का, उस पीएच स्केल का न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू 7 होगी, कि पीएच जिसका बराबर 7 के होगा वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। और जब हम 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल को बनाएंगे तो उस पीएच स्केल का न्यूट्रल पॉइंट का पीएच बराबर 6 के हो। समझ रहे हो बात? ठीक है, कि 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा pH 6 पे, एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा pH 7। ठीक है। अच्छा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो, है ना। और pH प्लस pH बराबर 14 क्या होगा, pH प्लस pH बराबर PKW के ही होता है। तो PKW अगर हमारा 14 है तो pH प्लस pH बराबर 14 के होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और pH प्लस pH बराबर 12 के होगा 90 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। सिंपल सी बात है। अब लास्ट में फिर फाइनली हमारा pH स्केल बन जाएगा। अब देखो pH स्केल कैसे बनेगा, pH स्केल इन्हीं 2 लाइन से बनेगा, है ना। देखो ए वाली लाइन हमें क्या बता रही है, pH प्लस pH बराबर 14 के, या ए वाली लाइन हमें क्या बता रही है, pH प्लस pOH बराबर 14 वाली लाइन हमें ए बता रही है कि हमें एक ऐसा स्केल बनाना है, हमें एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि 0 से शुरू होके 14 तक जा रहा है। हमें एक ऐसा स्केल बनाना है जो 0 से शुरू होके 14 तक जा रहा है, और उस स्केल का न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा 7। तो मतलब ये हमारा pH स्केल बन गया, कि हमने एक pH स्केल ऐसा दिखता होगा कि वो 0 से 14 तक है और 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट है, 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद तो ये हमें पता ही है, जिसका भी pH 7 से न्यूट्रल पॉइंट से कम होगा वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसका भी pH 7 से ज्यादा होगा वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। राइट। अच्छा, लेकिन
90 डिग्री सेल्सियस पे डेफिनेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस pOH बराबर हमारा 12 के है। मतलब अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे हमें pH स्केल बनाना है तो हमें एक ऐसा स्केल बनाना है जो 0 से शुरू होकर 12 तक जाता है और उसका न्यूट्रल पॉइंट 6 है, उसका न्यूट्रल पॉइंट 6 है। तो 0 से 12 तक जाएगा जिसका न्यूट्रल पॉइंट 6 है। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा O सोल्यूशन एसिडिक होगा जिसका pH लेस देन 6 हो, और O सोल्यूशन बेसिक होगा जिसका pH ग्रेटर देन 6 हो। समझ रहे हो बात? मतलब सर अगर मेरा pH लेट से किसी सोल्यूशन का 6.5 है तो अब A सोल्यूशन मेरा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, है ना? क्योंकि अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, क्योंकि जिसका भी pH 7 से कम है वो हमारा एसिडिक है। लेकिन अगर मैं अपना 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो ए सोल्यूशन आपका बेसिक है, क्योंकि जिसका pH 6 से ज्यादा वो हमारा बेसिक, है ना? तो मतलब सेम pH का सोल्यूशन आपका एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे। हम ज्यादा अगर फॉलो यही वाला करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए साथ में ए भी कि pH अगर 6.5 है तो हमारा एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। वैसे तो इन जनरल एसिडिक ही होता है, क्योंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस वाला स्केल को ही फॉलो करते हैं जो कि रूम टेम्परेचर वाला स्केल होता है, राइट? अच्छा, क्लियर है बात? इतनी समझ आ रहा है सब कुछ कि pH ऑफ ए प्योर वाटर से हम न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। pH प्लस pOH की जो वैल्यू है बराबर 14 के है, उससे हमें रेंज पता लगती है कि pH स्केल कहां से कहां तक होगा। तो 0 से 14 तक होगा 25 वाला, और 90 वाला होगा 0 से 12 तक। न्यूट्रल पॉइंट 90 वाले का है 12, न्यूट्रल पॉइंट 90 वाले का है 6, और न्यूट्रल पॉइंट 14 वाले का है 7। ठीक है, तो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका एसिडिक सोल्यूशन कब कहलाएगा? जब pH आपका 7 से कम हो। बेसिक कब कहलाएगा? जब pH आपका 7 से ज्यादा हो। और 90 डिग्री सेल्सियस पे आपका pH सोल्यूशन एसिडिक कब कहलाएगा? जब आपका pH 6 से कम हो और ज्यादा हो pH 6 से, तो हमारा बेसिक कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर है ना? आयोनिक प्रोडक्ट हमें क्लियर है। KW बराबर कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन बराबर 10⁻⁴ के होता है। PKW बराबर pH प्लस pOH के होता है। ये सारा हमें क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग हमने pH स्केल की कैलिब्रेशन कर ली। इतना क्लियर है? ठीक है, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद pH ऑफ सोल्यूशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना? रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw इन ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो, अगर हमारे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है, जैसे हमारा एसिड है ना, ए हमारा जैसे एसिड है और ए इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो हमें पता है एसिड के लिए Ka डिफाइंड होगा और बेस के लिए Kb डिफाइंड होगा। तो ये हमारा अगर एसिड है तो एसिड का लेट से Ka की वैल्यू कुछ दी होगी, ये आपका उसका एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो इसकी वैल्यू, इसकी Kb वैल्यू दी होगी। तो Ka, Kb एंड Kw का रिलेशन क्या होगा? कि डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, इसको मैं डिराइव कराता हूँ जब 11th क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, बट अभी के लिए आपके कोई काम का नहीं है। 11th वाले बच्चे भी जब लास्ट में नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो वो भी डेरिवेशन कुछ भी नहीं देखते, सीधा वो भी फॉर्मूले याद ही रखते हैं। तो अभी आपको भी फॉर्मूले याद ही रखना है वाला, है ना? कि Kw, Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कि जैसे हमारा एसिड है तो एसिड के लिए Ka होगा, कॉन्जुगेट बेस के लिए Kb की वैल्यू होगी, तो Kw हमारा बराबर होता है Ka मल्टीप्लाई Kb के। तो ये आपका रिलेशन है Kw, Ka एंड Kb के। इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है, लेकिन वो 2 मिनट भी मैं लगाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो आपके फालतू का है। लास्ट में तो याद इसी को रखोगे, डेरिवेशन को दिमाग में रखोगे नहीं। तो सीधा याद रखो कि Kw, Ka एंड Kb का रिलेशन क्या है? कि Kw बराबर है Ka इंटू Kb के। ठीक बात है? क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारी यार आज के सेशन की बात है ना? अब इसको आप देख के रखो, तब तक मैं अगला आगे वाला पार्ट शूट करके रखूंगा, है ना? जब तक आप इसको देख के कंप्लीट करके रखोगे तब तक दूसरा पार्ट आ जाएगा इसका, है ना? आगे बस हमें अब यही करना है कि pH ऑफ ए सोल्यूशन को डिस्कस करना है। इसके अंदर मैंने अलग अलग केस बनाए हैं, ये सारे हमें डिस्कस करने हैं बस, है ना? इसी के अंदर बफर, सोल्ट, हाइड्रोलाइसिस सब कुछ आपका आ जाएगा, है ना? इसी के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। तो ये सारे करके हम फिर नेक्स्ट सेशन में ही अपना PYQ भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। इसको आप कंप्लीट करके रखना, स्पेशली लॉग एंटी लॉग का वीडियो भी देख के रखना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम PYQ करेंगे
और उधर इसका काम आएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में पहले हम पीएच ऑफ ए सोल्यूशन वाला जो सारा पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम को नेक्स्ट सेशन में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।